असलकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। लिसनर्स, आज मैं आपको मलिक सफदर हयात की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुना रही हूँ। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। जज्बात मुस्बित हों या मनफी, जब ये बेकाबू हो जाएं तो फिर तबाही और बर्बादी ही लाते हैं, और बाज़-औक़ात तो ख़ानदान के ख़ानदान इसकी नज़र हो जाते हैं। इसीलिए जोश में होश कायम रखने को कहा जाता है, क्योंकि वक्त गुजरने के बाद सिवाय पछतावे के कुछ हाथ नहीं आता। ज़ेरे नज़र कहानी भी इसी हकीकत की वजाहत करती है। इन दिनों में ज़िला झंग के एक मज़ाफ़ाती कस्बे के थाने में तैनात था। जनवरी का महीना अपने वस्त से गुजर रहा था। सर्दी उरूज पर थी। एक ठंडी ठार सुबह में तैयार होकर थाने पहुंचा तो एक अफसोसनाक इत्तला मेरी मुंतज़िर थी। वैसे तो महकमा पुलिस और ख़ास तौर पर थाना एक ऐसी जगह है कि जहां कोई अच्छी और खुशकुन खबर कम कम ही सुनने को मिलती है। हर तरफ से चोरी, डकैती, कत्ल गारतगरी, लूटमार, दंगा फसाद और इसी नौयत की संगीन इत्तलात की भरमार रहती है। इसीलिए जब कांस्टेबल ने मेरे पास आकर बताया कि साथ वाले गांव में कत्ल की एक वारदात हो गई है, तो ये सुनकर मुझे कोई हैरत का झटका नहीं लगा। मैंने सवालिया नज़र से इत्तला फराहम करने वाले कांस्टेबल की तरफ देखा। इस साथ वाले गांव का कोई नाम भी है? मैंने पूछा। कांस्टेबल ने जवाब दिया, मौजा वज़ीराबाद। छोटे बड़े 5 गांव मेरे थाने की हुदूद में आते थे, जिनमें एक वज़ीराबाद भी था। वज़ीराबाद के जिक्र पर कहीं आप ज़िला गुजरानवाला की तहसील वज़ीराबाद नहीं समझ लीजिएगा। मज़कूरा वज़ीराबाद ज़िला झंग में वाक़े एक छोटा सा दूर दराज गाँव था, जिसकी आबादी लगभग 500 रही होगी। वहाँ 100 सवा 100 से ज़्यादा घर नहीं थे। वज़ीराबाद नामी ये गाँव मेरे थाने से कमोबेश 2 मील के फासले पर वाक़ था। वज़ीराबाद में किसका कत्ल हुआ है? मैंने कांस्टेबल के चेहरे पर निगाह जमाते हुए इस्तफसार किया। कत्ल होने वाली एक नौजवान लड़की है जनाब, कांस्टेबल ने जवाब दिया, जो वज़ीराबाद ही की रहने वाली थी। इसकी लाश गांव से बाहर झाड़ियों में पड़ी मिली है। फीका ने बदनसीब लड़की का नाम साबरी बताया है। ये फीका कौन है? मैंने चौंक कर कांस्टेबल की तरफ देखा। फीका एक कोचवान है जनाब, इधर वज़ीराबाद ही का रहने वाला है, उसने वजाहत करते हुए बताया। फीका बाहर बरामदे में बैठा है। इसके साथ ही वज़ीराबाद का एक और वसनीक शौकत भी आया है। ये दोनों टांगे में सवार होकर यहाँ पहुँचे हैं। इन दोनों को मेरे पास भेजो, मैंने तहकमाना अंदाज में कहा। जी मलिक साहब। ये कहते हुए कांस्टेबल कमरे से निकल गया। जब मैं अपने कमरे की तरफ आ रहा था तो मैंने बरामदे में 2-3 अफराद को बैठे देखा था। इनमें से एक ने मुझे सलाम भी किया था। मैं सर की खफीफ जुम्बिश से उसके सलाम का जवाब देते हुए अपने कमरे में आ गया था। 1 मिनट के अंदर फीका और शौकत नामी वो दोनों अफराद मेरे सामने हाजिर थे। फीका कोचवान एक दुबला पतला और दराज कामा शख्स था, जबकि इसका साथी शौकत सांवले रंग का हट्टा कट्टा और पस्ता कामत बंदा था। मेरे सवालात के जवाब में उन्होंने मुझे जो तफसील बताई, उसका खुलासा कुछ इस तरह है। मकतूला लड़की का नाम साबरा बीबी उर्फ साबरी था। वो वज़ीराबाद ही की रहने वाली थी। उसकी माँ आसिया का गांव के अंदर एक बड़ा तंदूर और भट्टी भी थी, जहां वो गांव वालों के लिए रोटियां पकाया करती थी और भट्टी में चने, मकई और चावल वगैरह भी भून कर देती थी। साबरी इस काम में अपनी माँ का हाथ बटाया करती थी। वो अपने वालिदैन की अकलौती औलाद थी। उसका बाप जलालुद्दीन अक्सर बीमार रहता था। वो किसी कामकाज के काबिल नहीं था और सारा दिन चरपाई पर पड़ा हुक्का गुड़गुड़ाता रहता था। और इसी साबरा उर्फ साबरी को गुज़िश्ता रात किसी ने बड़ी बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया था। इसकी लाश गांव के आखिरी किनारे पर वाक़ झाड़ियों में पड़ी मिली थी। साबरी की लाश की दरियाफ्त का सेहरा शौकत के सर जाता था। आज अलग सुबह उसी ने सबसे पहले लाश को देखा था। इसके बाद ही मौजा वज़ीराबाद के बासियों को इस सानहे की खबर हुई थी। मैंने पस्ता कामत शौकत को देखते हुए सवाल किया, तुम इतनी सुबह इन झाड़ियों की तरफ क्या लेने गए थे? जनाब, मैं मामूल के मुताबिक रफ़े हाजित के लिए खेतों की जानिब गया था।
वो वजाहत करते हुए बोला। वापसी में एक खास बात ने मुझे झाड़ियों की तरफ मुतवज्जा होने पर मजबूर कर दिया था। कौन सी खास बात? मैंने सरसराते हुए लहजे में पूछा। जनाब, जब मैं इन झाड़ियों के करीब से गुजरने लगा तो एक गर्म जनाना शाल पर मेरी नज़र पड़ी। शौकत ने गहरी संजीदगी से बताया। इस सब्ज रंग की शाल का एक सिरा झाड़ियों के अंदर कहीं उलझा हुआ था और दूसरा सिरा बाहर से दिखाई दे रहा था। बस यही बात मुझे झाड़ियों के अंदर ले गई। मैं तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर चंद कदम ही आगे बढ़ा था कि वो मुझे नजर आ गई। बात अधूरी छोड़कर उसने खौफजदा अंदाज में एक छुरछुरी ली तो मैंने फौरन सवाल किया, कौन नजर आ गई? आसिया माछन की लड़की साबरी, उसने जवाब दिया। क्या मतलब? मैंने घूर कर शौकत को देखा। क्या तुमने जीती जागती साबरी को अपनी आंखों से वहां देखा था? नहीं सरकार, वो नफी में गर्दन हिलाते हुए बोला। मैं साबरी की लाश की बात कर रहा हूँ जी। उसकी लाश झाड़ियों के अंदर बड़े बेढंगे अंदाज में पड़ी हुई थी। क्या तुमने साबरी की लाश को छूकर देखा था? मैंने चौंके हुए लहजे में दरियाफ्त किया। तुम्हें कैसे पता चला कि वो जिंदगी की बाजी हार चुकी है? थानेदार जी, मैंने इसकी हालत को देखकर अंदाजा लगा लिया था कि वो मर चुकी है, शौकत ने गहरी संजीदगी से बताया। कोई भी जिंदा शख्स इस ठंडे ठार मौसम में खुले आसमान के नीचे झाड़ियों के अंदर सोने से तो रहा। मैंने इसे छूने की कोशिश नहीं की, बस इसकी हालत ही से मुझे अंदाजा हो गया था कि वो जिंदा नहीं है। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने एक गहरी सांस ली और फिर इजाफा करते हुए बोला, आप वहां जाकर अपनी आंखों से जब वो मंजर देखेंगे तो आपको मेरी बात का यकीन आ जाएगा। मैं अभी आप लोगों के साथ उधर ही जा रहा हूँ, मैंने फैसलाकुन अंदाज में कहा। फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैंने मजीद 10 मिनट तक घुमा फिरा कर शौकत से मुख्तलिफ सवालात किए, फिर एक कांस्टेबल को साथ लेकर जाए वकुआ की जानिब रवाना हो गया। मेरे थाने से मौजा वजीराबाद कमोबेश 2 मील की दूरी पर वाक़ था। एक पतला सा कच्चा रास्ता सीधा वजीराबाद तक जाता था। इस रास्ते की दोनों जानिब खेतों का सिलसिला बहुत दूर तक फैला हुआ था। फीका कोचवान ने जब हमें वजीराबाद पहुंचाया तो उस वक्त सुबह के 10 बज रहे थे। मैं टांगे से उतरकर फौरन वकुआ की सिमत बढ़ गया। फिजा में अच्छी खासी खून की रची बसी थी। मेरी निगाह झाड़ियों पर थी। वो झाड़ियाँ गांव के आखिरी सिरे से शुरू होकर लगभग 1 फर्लांग आगे तक चली गई थीं, जिनके पहलू में एक नाला रवां तवां था। ये नाला यकीनन मौजा वजीराबाद के खेतों को सैराब करने का फरीजा अंजाम देता था। मेरी मालूमात के मुताबिक मज़कूरा नाला पीछे शुमाल मशरिक में बड़ी नहर में से निकलता था और वजीराबाद के पास से गुजरते हुए आगे जुनूब मगरिब की सिमत चला जाता था। साबरी की लाश झाड़ियों के अंदर 25 से 30 गज के फासले पर पड़ी थी। लाश की हालत को देखते ही मुझे अंदाजा हो गया कि इसे जिंदगी की कैद से आज़ाद हुए 8 से 10 घंटे गुजर चुके थे। मैं लाश के करीब ही उकड़ूं बैठकर बगौर उसका जायजा लेने लगा। मकतूला साबरा को गला घोंटकर मौत के घाट उतारा गया था। उसकी गर्दन की हालत और बाहर को उबली हुई आंखें इस अमर का बयान सबूत थीं कि 2 मजबूत हाथों ने बड़ी बेदर्दी से गला दबाकर उसकी सांस की आमदोशुद का सिलसिला मुनक़ते किया था। मौत के मुंह में जाने से पहले साबरी ने खुद को कातिल के शिकंजे से निकालने के लिए बड़ी जिद्दोजहद की थी। इसके बिखरे हुए बाल और जगह जगह से फटा हुआ लिबास ये कहानी सुनाता था कि कातिल ने जान लेने से पहले इस पर मुजरिमाना हमला भी किया था या हमला करने की कोशिश की थी। साबरी बड़ी बेबसी की मौत मारी गई थी। मैंने हैरत भरी निगाह उसके चेहरे पर डाली और एक गहरी सांस लेकर रह गया। साबरी गंदुमी रंगत की हामिल एक मुतनासिब शख्सियत की मालिक थी। मेरे अंदाजे के मुताबिक उसकी उम्र 20 और 22 के दरमियान रही होगी। ये उम्र किसी भी लड़की या लड़के के लिए भरपूर जवानी की होती है। साबरी भी अपनी जवानी की बहार पर थी, मगर किसी सपाक शख्स ने भरी जवानी में इसकी ज़िंदगी की बहार को खिज़ा की नज़र कर दिया था। मुझे पहली फुर्सत में इस दरिंदा सिफ्त शख्स को तलाश करना था। साबरी की लाश के तफसीली मुआयने के बाद मैं उठ खड़ा हुआ। जैसा कि थाने में शौकत मुझे बता चुका था कि उसने एक गर्म सब्ज शाल को झाड़ियों में फंसे देखा था। जाए वकुआ पर दर्जन भर अफराद में मकतूल की माँ आसिया माछन भी मौजूद थी, जिसने तस्दीक की कि वो सब्ज लाश इसकी बेटी की ही थी।
मैंने वो लाश मंगवा कर साबरी की लाश को ढक दिया और कुर्बो जवार का जायजा लेने लगा। मेरी इस तफ्तीश का मरकज़ व महवर झाड़ियों का अंदरूनी हिस्सा था और इस सिलसिले में कांस्टेबल नजीब भी मेरी भरपूर मदद कर रहा था। मैं एक बात का जिक्र करना भूल गया कि मकतूला साबरी ने फूलदार सब्ज रंग की गर्म कमीज पहन रखी थी, शलवार सफ़ेद लट्ठे की थी और पाँव में चमड़े के पंपी टाइप जूते थे। इस तलाश में 10 से 15 मिनट ही गुजरे होंगे कि एक अहम सुराग मेरे हाथ लग गया। वो एक पोटली थी जो झाड़ियों की खारदार शाखों में अटकी हुई थी। मैंने मज़कूरा पोटली को शाखों में से निकाल लिया और उसका मुआयना करने लगा। पोटली की गिरा खुली हुई थी, जिससे जाहिर होता था कि पोटली को अच्छी तरह खंगालने के बाद उधर फेंका गया था। पोटली के जायजे से पता चला कि उसके अंदर 2 ज़नाना जोड़े के और औरतों के इस्तेमाल की चंद अशिया रखी हुई थीं। ज़िमनी तौर पर और यकीनी तौर पर ये पोटली मकतूला साबरी ही की हो सकती थी। पोटली की दरियाफ्त के बाद इस अमर में किसी शक व शुबे की गुंजाइश बाकी नहीं रही थी कि साबरी फरार के किसी प्रोग्राम के तहत घर से निकली थी, मगर किसके साथ? ये एक सनसनीखेज सवाल था और मज़ीद एक खौफनाक सवाल को जन्म देता था कि क्या साबरी को इसी शख्स ने मौत के घाट उतारा था जिसके साथ उसने भागने का प्रोग्राम बना रखा था, या ये किसी तीसरे शख्स का कारनामा था? ये सवाल दर्जनों नए सवालात पैदा करता था। पोटली की दरियाफ्त ने सूरत हाल को खासा इंकिशाफ अंगेज बना दिया था। मैंने कपड़ों वाली पोटली मकतूला साबरी की माँ आसिया को दिखाई और पूछा, क्या तुम इन कपड़ों को पहचानती हो? जी, उसने इस बात में गर्दन हिलाई और बताया, ये कपड़े साबरी ही के हैं थानेदार साहब। कपड़ों की पोटली के साथ घर से निकलने का मतलब समझती हो ना? मैंने धीमे मगर खासे अटल अंदाज में दरियाफ्त किया। जवाब देने से पहले उसने घबराहट भरी नज़र से इधर उधर देखा। चाय बकुआ पर दर्जन भर अफराद मौजूद थे, लेकिन मैं और आसिया इनसे ज़रा हटकर खड़े थे। वो बेहद उलझनज़दा लहजे में बोली, थानेदार जी, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या है। पता नहीं किस जालिम ने मेरी जवान जहान बेटी को मौत के घाट उतार दिया है। मैंने महसूस कर लिया कि वो दानिस्ता मेरे सवाल का जवाब टू दी पॉइंट देने से कतरा रही थी। मैंने इसकी जज्बाती कैफियत और ज़हनी हालत के पेश नज़र तसल्ली आमेज़ लहजे में कहा, आसिया, तुम अपने घर जाओ। मैं जाए वकुआ की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद तुम्हारे पास आ रहा हूँ, फिर आराम से बैठकर बात करेंगे। जी अच्छा, वो ममनूनियत भरी नज़र से मुझे देखते हुए बोली और फिर पूछा, साबरी की लाश? साबरी की लाश? आसिया के अधूरे जुमले के जवाब में मैंने कहा, पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल जाएगी। पोस्टमार्टम? उसने खौफज़दा अंदाज में मुझे देखा। मतलब ये कि आप साबरी की चीड़ फाड़ कराएंगे? ये बहुत ज़रूरी है आसिया बीबी, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की मदद से साबरी के कातिल तक रसाई हासिल करने में आसानी हासिल होगी। उसने मुझसे जिरा या बहस करने की कोशिश नहीं की और दिल गिरफ्तार अंदाज में अपने घर की तरफ रवाना हो गई। मौके की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद मैंने मकतूला साबरी की लाश को कांस्टेबल नजीब की निगरानी में जिला अस्पताल भिजवा दिया और जाए वारदात पर मौजूद लोगों से पूछताछ करने लगा। 15-20 मिनट की कोशिश के बाद भी जब मुझे इस सिलसिले में खातिर खा कामयाबी हासिल न हुई तो मैंने आसिया के घर जाने का फैसला कर लिया। जाए वकुआ यानी कि वो झाड़ियाँ जहाँ से साबरी की लाश मिली थी वो मौजा वज़ीराबाद के आखिरी सिरे पर वाक़ थीं। वहाँ से मुझे गांव के अंदरूनी हिस्से में जाना था। मैंने चंद कदम ही उठाए थे कि एक फौरी ख्याल ने मुझे रुकने पर मजबूर कर दिया। ये ख्याल एक मकान को देखकर मेरे जहन में उभरा था। वो मकान मौजा वज़ीराबाद के आखिरी किनारे पर वाक़ था और उसके अक़ब में 20-25 गज़ के फासले से झाड़ियों का सिलसिला शुरू हो जाता था, यानी मज़कूरा मकान जाए वकुआ से नज़दीक तरीन था। मेरे जी में आई कि ऐन मुमकिन है इस घर के मकीनों में से किसी ने पिछली रात झाड़ियों की तरफ कोई गैर मामूली सरगर्मी देखी हो। ये बहिदस इम्कान नहीं था। अगर मैं इन लोगों से पूछगछ करता तो साबरी के कत्ल के हवाले से कोई सुराग हाथ आ सकता था। जब मैंने गांव की सिमत चलना शुरू किया था तो चंद अफराद भी मेरे साथ साथ इसी जानिब बढ़ रहे थे। ऐन मुमकिन था इन्हीं में इस घर का कोई मकीन भी शामिल हो। ये कैसे हो सकता था कि पूरे गांव में
साबरी के कत्ल का शोर मचा हो और इस घर के मकीनों को कोई खबर ही न हो। मैंने अपने दाएं बाएं मौजूद लोगों की मज़कूरा मकान की तरफ तवज्जो मबसूल कराई और पूछा, वो घर किसका है? मास्टर भट्टी का जी, मेरे नज़दीक खड़े एक शख्स ने जवाब दिया। मास्टर भट्टी? मैंने सवालिया नज़र से जवाब देने वाले की तरफ देखा। वो वजाहत करते हुए बोला, जनाब, मास्टर जी का नाम तो आरिफ भट्टी है, मगर वो मास्टर भट्टी के नाम से मशहूर है। एक बात का मुझे फौरन अंदाज़ा हो गया कि आरिफ भट्टी इन अपराध में शामिल नहीं था, वरना अपने जिक्र पर वो इस वक्त तक सामने आ चुका होता। मैंने इन लोगों पर सरसरी सी निगाह डालने के बाद इस्तफसार किया, क्या मास्टर आरिफ भट्टी इस वक्त घर में होगा? नहीं जी, एक शख्स ने नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बताया, मास्टर जी इस वक्त स्कूल में होंगे। साबरी के कत्ल की खबर पूरे गांव में फैल चुकी है। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, ये अफसोसनाक खबर स्कूल में भी पहुंची होगी। कत्ल की वारदात मास्टर आरिफ के घर के पिछवाड़े हुई है। भट्टी साहब को तो स्कूल छोड़कर फौरन यहाँ आना चाहिए था। वो अब तक स्कूल में बैठा क्या कर रहा है? जनाब, मेरा ख्याल है कि मास्टर भट्टी को अभी तक कत्ल की इस वारदात के बारे में कुछ पता नहीं चला होगा। एक शख्स ने ठहरे हुए लहजे में बताया, वो जब शाम को वापस वजीराबाद आएगा तो इसे इस वाक़े की खबर हो सकेगी। क्या मतलब? मैंने चौंक कर इस शख्स की जानिब देखा। क्या मास्टर आरिफ वजीराबाद के स्कूल में नहीं पढ़ा था? नहीं जनाब, वजीराबाद में कोई स्कूल है ही नहीं, इस शख्स ने मेरे सवाल के जवाब में बताया। मास्टर भट्टी यहाँ से 3 मील जुनूब में वाक़े कुंदनपुर नामी गांव में पढ़ाने जाता है और वापसी में से शाम हो जाती है। वैसे वो कह रहा था कि अनकरीब वजीराबाद में भी एक छोटा सा स्कूल खोलने वाला है। मैंने एक गहरी सांस खारिज की और कहा, ठीक है, आरिफ भट्टी तो जब शाम को वापस आएगा तो इससे भी मुलाकात हो जाएगी। फिलहाल मैं इसके घर वालों से पूछताछ कर लेता हूँ। घर वालों से? मैं जिस शख्स से सवाल जवाब कर रहा था उसने हैरत भरी नज़र से मुझे देखा। क्या हुआ? मैंने सरसराती हुई आवाज़ में पूछा। मास्टर आरिफ के घर वालों के जिक्र पर तुम चौंक क्यों गए? इसलिए कि उसका तो घर बार वो खुद ही है, उसने ठहरे हुए लहजे में बताया। मास्टर भट्टी घर में इस वक्त बिल्कुल अकेला ही रहता है। वो कुंदनपुर के स्कूल गया हुआ है तो इस वक्त इसके घर पर ताला पड़ा होगा। मतलब ये कि? मैंने तस्दीक तलब नज़र से उसे देखा। बीवी, बच्चे, बहन भाई, माँ बाप में से कोई इसके साथ नहीं रहता? मेरे इस्तफसार के जवाब में मुझे जो मालूमात फराहम की गईं, इनके मुताबिक मास्टर आरिफ भट्टी पिछले 4 साल से इस मकान में तनहा रह रहा था। इसके वालिदैन बहन भाई कहाँ थे, इस बारे में यकीनी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता था। लोग सिर्फ इतना जानते थे कि उसने शादी नहीं की थी, लिहाजा इसके बीवी बच्चे नहीं थे। गांव वालों को मास्टर आरिफ से या इसके किरदार से किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं थी। वो सबकी नज़र में एक अमन पसंद और शरीफ नफ्स इंसान था। वो एक खामोश तबे और तन्हाई पसंद शख्स के तौर पर मशहूर था। इनायत हुसैन किरियाना फरोश वजीराबाद का वाहिद रिहायशी था जिसकी दुकान पर खड़े होकर मास्टर भट्टी थोड़ी बहुत गपशप कर लिया करता था। मास्टर भट्टी के हवाले से हासिल होने वाली ये मालूमात मेरे लिए नाकाफ़ी थीं। साबरी को बड़ी बेदर्दी से मौत के घाट उतारा गया था और ये सनसनीखेज वाक़या मास्टर आरिफ की रिहाइशगाह से महज 20 या 25 गज के फासले पर रूनुमा हुआ था। मुझे यकीन था कि आरिफ भट्टी कत्ल की इस वारदात पर ज़रूर रोशनी डाल सकता था। मैंने वहाँ मौजूद अफराद पर दायराना निगाह डाली और पूछा, तुम में से कोई ऐसा भी है जिससे मास्टर भट्टी की रोज़ाना मुलाकात होती हो? जी थानेदार साहब, एक शख्स ने आगे बढ़कर कहा, मेरा नाम अहमद अली है। समझ लें कि मैं मास्टर भट्टी का पड़ोसी हूँ। हमारा रोज़ाना आमना सामना होता है। आप देख ही रहे हैं, मास्टर जी का मकान बिल्कुल अलग थलग है और मैं इसका करीब तरीन पड़ोसी हूँ। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, जो भी है, अब तुम्हें एक काम करना है अहमद अली। जी हुक्म थानेदार साहब। वो बाअदब बामुलाहिज़ा हमतन गोश हो गया। तुमने मास्टर भट्टी की वापसी का इंतज़ार करना है, मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा। वो जैसे ही घर पहुँचे उसे अपने साथ लेकर सीधा मेरे पास थाने आ जाना।
जी, जो आपका हुक्म हो, वो थूक निगलते हुए बोला। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है मदली, मैंने तसल्ली आमेज़ अंदाज में कहा। मैं मास्टर आरिफ से मामूल की पूछगछ करना चाहता हूँ। तुम्हारी सिर्फ इतनी ड्यूटी है कि तुम इसे अपने साथ लेकर थाने आ जाओगे। जी सरकार, वो फर्माबरदारी से बोला। मैं आपके हुक्म की तामील करूँगा। शाबाश, मैंने तारीफी नज़र से उसे देखा और आगे बढ़ गया। वजीराबाद नामी वो छोटा सा गांव लगभग 100 घरों पर मुश्तमिल था, जिनमें से 80% घरों की आबादी एक जगह और 20% जरा हटकर थोड़े थोड़े फासले पर इक्का दुक्का मकानात की शक्ल में थी। मास्टर आरिफ भट्टी का मकान भी इसी नौयत का था। आबादी से चंद गज के फासले पर झाड़ियों के साथ लगा हुआ था। इस किस्म के छोटे गांव में हर कोई एक दूसरे से अच्छी तरह वाकिफ होता है। मुझे कभी उम्मीद थी कि मैं बहुत जल्द साबरी के कत्ल का सुराग लगाने में कामयाब हो जाऊंगा। फिर कातिल मुझसे बच नहीं सकेगा। आसिया माछन का घर वजीराबाद के अक्सर मकानात की तरह एक छोटा सा कच्चा घर था और गांव के वस्त में वाक़ था। इस खानदान में सिर्फ 3 अफराद थे, यानी आसिया, उसका शौहर जलालुद्दीन और अकलौती बेटी साबरा बीबी उर्फ साबरी, जो कि गुज़िश्ता रात मकतूला का दर्जा हासिल कर चुकी थी। लिहाजा अब इस खानदान में सिर्फ 2 अफराद बाकी बचे थे, आसिया और उसका दायमी मरीज शौहर जलालुद्दीन। जलालुद्दीन को तपे दिक का मर्ज लाहक था। वो दिन भर चरपाई पर पड़ा खांसता रहता और खून थूकता रहता था। इसकी हालत को देखकर यही लगता था कि वो चंद हफ्तों या चंद महीनों का मेहमान है। बहरहाल जलालुद्दीन से किसी किस्म की पूछगछ बेसूद थी, इसलिए मैं आसिया को लेकर उसके घर की बैठक में आ गया। आसिया ने तंदूर और भट्टी अपने घर के सहन में ही लगा रखी थी। उसके घर के बाहर निफ दर्जन के करीब मर्द-ओ-ज़न मौजूद थे, जिनमें ज़्यादातर उसके पड़ोसी थे। वो सब साबरी के कत्ल के हवाले से बहुत कुछ जानना चाहते थे। ये इनका फितरी तजस्सुस था, लेकिन मैंने इस वक्त तक इनमें से किसी को घर के अंदर आने की इजाज़त नहीं दी थी, जब तक कि मैं आसिया से सवाल जवाब का सिलसिला मुकम्मल ना कर लेता। बैठक में हम दोनों के सिवा और कोई मौजूद नहीं था। साबरी की मौत की खबर ने बूढ़े और बीमार जलालुद्दीन की हालत और भी ज़्यादा ख़राब कर दी थी और इसने साबरी के मौजू पर मुझसे कोई बात करने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी। इसकी खांसी की मुसलसल आवाज़ बैठक के अंदर पहुंच रही थी। मैंने आसिया की आंखों में देखते हुए हमदर्दी भरे लहजे में कहा, आसिया बीबी, तुम्हारी अकलौती बेटी के साथ जो अंधोनाक वाक़या पेश आया है, इसका मुझे सख्त अफसोस है। मैं साबरी को तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन तुमसे वादा करता हूँ कि साबरी के कातिल को बहुत जल्द गिरफ्तार करके अदालत से सख्त तरीन सज़ा दिलवाने की कोशिश करूँगा। जाने वालों को कौन वापस ला सका है जनाब, वो भराई हुई आवाज़ में बोली। बाकी की ज़िंदगी हमें साबरी के बग़ैर ही गुजारना होगी। मेरी, वो लम्हे भर को रुकी और फिर कहा, मेरी दिली तमन्ना है कि साबरी का कातिल इबरतनाक सज़ा पाए। अल्लाह इस शैतान को गर्क करे। हमारा हंसता बसता घर उजाड़ दिया इस कमबख्त ने। अल्लाह यकीनन साबरी के कातिल को कैफर किरदार तक पहुंचाएगा और मैं भी इसे इबरतनाक अंजाम से दो चार करने की पूरी कोशिश करूंगा। मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारे भरपूर ताउन की ज़रूरत पेश आएगी। ताउन? उसने चौंक कर सवालिया नज़र से मुझे देखा। किस किस्म का ताउन थानेदार साहब? साबरी के कातिल तक रसाई हासिल करने में तुम मेरी रहनुमाई करोगी, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। मैं तुम्हारी मदद से बआसानी कातिल तक पहुंच सकता हूँ। वो तो ठीक है थानेदार साहब, वो इज़्तिरारी लहजे में बोली। मैं खुद भी यही चाहती हूँ कि वो जालिम जल्द से जल्द गिरफ्तार हो जाए, मगर क्या आसिया बीबी? मैंने सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा। वो वजाहत करते हुए बोली, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि मैं इस सिलसिले में आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। मैं समझाता हूँ, मैंने बड़ी रसान से कहा। आसिया बीबी, जाए बकुआ का मैंने भी जायज़ा लिया है और तुमने भी अपनी आंखों से अर्शे को देखा है। इस बात में किसी शक व शुबे की गुंजाइश हो ही नहीं सकती कि मकतूला साबरी अपनी मर्जी और प्रोग्राम के मुताबिक घर से निकली थी। पोटली और उसके अंदर मौजूद साबरी के कपड़े
और ذاتی इस्तेमाल का दीगर सामान इस बात का ठोस सबूत है कि वो किसी के साथ भागना चाहती थी और इसी गर्ज से वो झाड़ियों तक पहुंची थी। और वो किसी कोई मर्द ही हो सकता है जिसने साबरी को झाड़ियों में मिलने का कह रखा होगा। लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने एक गहरी सांस ली और फिर आसिया से इस्तफसार किया, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं जी, वो जुज़बुज़ होते हुए बोली, कह तो आप ठीक ही रहे हैं, लेकिन वो मर्द कौन हो सकता है? यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, अगर इस शख्स का पता चल जाए तो फिर ये फैसला करना बहुत आसान हो जाएगा कि आया ये वही शख्स है और वो साबरी का कातिल है भी, या ये काम उसने किसी और से करवाया है। मैं इस बंदे के बारे में आपको क्या बता सकती हूँ थानेदार साहब? वो बेबसी से मुझे देखते हुए बोली, मैं तो साबरी के ऐसे किसी मामले से वाकिफ़ ही नहीं हूँ। तुम साबरी की माँ हो आसिया बीबी? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, एक माँ होने के नाते तुम्हें अपनी बेटी की सरगर्मियों पर नज़र रखना चाहिए थी, ये तुम्हारा फ़र्ज़ बनता था। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, वो कमज़ोर से लहजे में बोली, लेकिन मैं बड़ी से बड़ी कसम खाने को तैयार हूँ कि मुझे साबरी की किसी चक्कर का कोई इल्म नहीं था। उसके अल्फाज, चेहरे के उतार चढ़ाव और आंखों में मौजूद तासुरात से मुझे ये अंदाज़ा कायम करने में कतन कोई दिक्कत का सामना नहीं हुआ कि वो साफ़गोई से काम ले रही थी। एक फौरी ख्याल के तहत मैंने आसिया से पूछा, साबरा की कोई राजदार सहेली तो होगी जिसके साथ वो अपने दिल की हर बात करती हो? अपनी हमउम्र लड़कियों से उसकी कमी बनती थी, आसिया ने जवाब दिया। इसकी ज़्यादा दोस्ती शाकरा की बहू से थी। ये शाकरा की बहू कौन है? मैंने चौंक कर इसकी तरफ देखा। और कहाँ रहती है? शाकरा मेरी पड़ोसन है जी, आसिया ने बताया। इसकी बहू का नाम रानी है। साबरा का रानी के साथ बहुत मिलना जुलना था, वो दोनों बड़ी गहरी सहेलियां थीं। अच्छा, मैंने इस बात में गर्दन हिलाई। रानी तुम्हारे पड़ोस में रहती है तो तुम इसे यहाँ बुला लाओ। मुझे यकीन है कि रानी साबरी के खुफिया मामला से बखूबी आगाह होगी। आप कहते तो ठीक हैं जी, वो ताइदी अंदाज में बोली, लेकिन फौरी तौर पर रानी से मिलना मुमकिन नहीं थानेदार साहब। क्यों? क्यों मुमकिन नहीं आसिया बीबी? मैंने ताज्जुब खेज नज़र से उसकी तरफ देखा। रानी काफ़ी दिनों से अपने मैके गई हुई है, आसिया ने बताया। इसका मैका वजीराबाद से बाहर कहीं है। मैंने पूछा, जी हाँ, वो इस बात में सर हिलाते हुए बोली, रानी का मैका मौजा फरमान कोट ज़िला शेखुपुरा में है जनाब। ओह, मैंने एक गहरी सांस खारिज की और पूछा, इसकी वापसी का इम्कान कब तक है? शाकरा बता रही थी कि उसका बेटा परवेज़ 2-4 दिनों में अपनी बीवी और बेटे को लेने शेखुपुरा जाएगा। आसिया ने मेरे सवाल का जवाब देते हुए कहा, रानी का 5 साल का एक बेटा है जिसका नाम मिट्ठू है। इसका मतलब है कि रानी से फौरी तौर पर पूछगछ नहीं हो सकती। मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, इससे 2-4 दिन बाद ही मुलाकात मुतवक्के है, या फिर क्या जी? वो चौंक कर मुझे तकने लगी। मैंने इसकी तसल्ली के लिए वजाहत कर दी, या फिर मैं रानी के घर वाले को आज ही शेखुपुरा रवाना कर दूं। जी, ये काम आप ही कर सकते हैं, वो सादा से लहजे में बोली। मेरे जहन में काफ़ी देर से वो पोटली घूम रही थी जो झाड़ियों के बीच उलझी हुई मिली थी, और मज़कूरा पोटली इस वक्त मेरे कब्जे ही में थी। मैंने वो पोटली आसिया को दिखाते हुए कहा, आसिया बीबी, तुम इस बात की गवाह हो कि जब ये पोटली मेरे हाथ लगी तो इसकी गिरहें वगैरह खुली हुई थीं। मैंने तुम्हारे सामने इसकी तलाशी ली थी। इसमें 2 जोड़ी कपड़ों के अलावा साबरा के ज़ाती इस्तेमाल का छोटा मोटा सामान था। मेरा ये अंदाज़ा है कि इस पोटली को अच्छी तरह खंगालने के बाद किसी ने झाड़ियों की तरफ फेंका था, जैसे इसे किसी कीमती शय की तलाश हो। मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके सवालिया नज़र से इसकी तरफ देखा और फिर पूछा, तुम इस बारे में क्या कहती हो? मुझे भी ऐसा ही लगता है थानेदार साहब, वो ताइदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोली, लेकिन तुमने देखा कि पोटली में कोई भी कीमती शय मौजूद नहीं थी। जी, उसने कहा, इसका मतलब है कि कातिल को जिस चीज़ की तलाश थी वो इसके हत्थे लग गई थी। मैंने सरसराती हुई आवाज़ में कहा, जब भी वो पोटली को वहाँ फेंक कर फरार हो गया था। लेकिन ऐसी कीमती शय भला क्या हो सकती थी? आसिया की आंखों में उलझन तैरने लगी। तलाई जेवरात वगैरह। मैंने मायना खेज नज़र से उसकी तरफ देखा और पूछा,
साबरा के पास किसी किस्म के और कितने जेवरात थे? इसके पास सिर्फ सोने की 2 बालियां थीं, आसिया ने बताया, जो वो हर वक्त कानों में पहने रहती थी। आपने देखा था ना, मरने के बाद भी वो बालियां नासरा के कानों में मौजूद थीं। मैंने कहा, हाँ, मैंने देखा था। वो पुरतशवीश अंदाज में बोली, कहीं अस्पताल वाले उसकी बालियां गायब तो नहीं कर देंगे? इसका ज़हन साबरा की बालियों में उलझ गया था और इस सिलसिले में बहुत दूर तक वो सोच रही थी। मैंने तसल्ली भरे लहजे में कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। अस्पताल पहुंचाई जाने वाली लाश की एक एक चीज़ का बाकायदा इंदराज किया जाता है। वो बालियां कहीं नहीं जाएंगी। लेकिन मैंने जुमला अधूरा छोड़कर टटोलती हुई नज़र से उसकी तरफ देखा और पूछा, तुम्हारे घर में कोई और तलाई जेवरात भी रखे हुए हैं? हाँ हैं, वो बेसाख्ता बोली। मसलन क्या क्या? मेरे ज़ाती जेवरात हैं, उसने बताया। झुमके, 2 अंगूठियाँ और 4 चूड़ियाँ। मैंने सोचा था। उसकी आवाज़ भर्रा गई। जब साबरी की शादी करूँगी तो ये सारा जेवर इसी को चढ़ा दूँगी। मगर मेरी बेटी, उसने बात अधूरी छोड़कर एक सिसकी ली और खामोश हो गई। तुमने अभी मुझे अपने जिन जेवरात के बारे में बताया है, मैंने आसिया के चेहरे पर निगाह जमाते हुए ठहरे हुए लहजे में इस्तफसार किया, वो तुम्हारी संदूक में ही रखे हुए हैं या? मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ा तो वो फिक्रमंदी से बोली, घर ही में रखे हुए हैं थानेदार साहब, जाओ और इन्हें चेक करके आओ, मैंने ठोस अंदाज में कहा। वो ताज्जुब खेज नज़र से मुझे तकने लगी। मैं समझी नहीं जनाब। तुमने घर के अंदर अपने सोने के जेवरात को जहाँ भी रखा हुआ है, मैंने नपे तुले अल्फाज में कहा, इस जगह को जाकर चेक करो और वापस आकर मुझे बताओ कि जेवरात वहाँ मौजूद हैं या नहीं। आप तो डराने वाली बातें कर रहे हैं थानेदार साहब। वो मुतवहिश अंदाज में मुझे देखने लगी। सोना रब खैर करे। सोना रब तो खैर ही करता है आसिया बीबी, मैंने बोझल आवाज़ में कहा। मगर जब इंसान को खुद ही अपनी खैरियत मंजूर ना हो तो इसे तबाह होने से कोई नहीं रोक सकता। जी मैं देखती हूँ जाकर। वो एक झटके से उठकर खड़ी हो गई। आप बैठें, मैं आती हूँ अभी। ये ज़रूरी नहीं था कि मेरा दिमाग जिन खतूत पर सोच रहा था हकीकत भी वैसी ही हो, लेकिन मेरे तजुर्बे में यही आया था कि घर से भागने वाली 95% लड़कियों की कोशिश होती है कि वो अपने साथ कीमती जेवरात ज़रूर रख लें, ताकि तंगी तुर्शी के दिनों में किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत ही ना आए। वो कीमती जेवर, चाहे इनका अपना हो या वो घर के किसी फर्द का जेवर उड़ा के ले जाएं। आसिया के मुताबिक साबरी का ज़ाती जेवर 2 तलाइयों बाली तक महदूद था, जो बवक्ते कत्ल उसके कानों में मौजूद थीं। लेकिन कपड़ों वाली पोटली को जिस अंदाज में खकोड़ा गया था, इससे यही साबित होता था कि कातिल को इस पोटली में किसी अहम कीमती शय की तलाश थी। मुझे ज़्यादा देर तक आसिया का इंतज़ार नहीं करना पड़ा। इसे बैठक से रवाना हुए बमुश्किल 10 मिनट गुजरे होंगे कि उसकी शक्ल मुझे दोबारा नजर आई और इस पर निगाह पड़ते ही मैं चौंक उठा। वो बुरी तरह बौखलाई हुई थी। साबरी की अलमनाक मौत ने तो पहले ही इसे निढाल कर रखा था और अब इस निढाली में एहसास-ए ज़िया भी शामिल हो गया था। उसने बैठक में कदम रखते ही बिखरी हुई आवाज़ में कहा, थानेदार साहब, मेरा सारा जेवर अपनी जगह से गायब है। मैं तो लुट गई जी। साबरा बीबी उर्फ साबरी की मौत 14 और 15 जनवरी के दरमियानी शब वाक़ हुई थी। मैंने 15 जनवरी की सुबह मौके की ज़रूरी कार्रवाई निपटाने के बाद मकतूला साबरी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भिजवा दिया था। इसी रोज़ मैंने रानी के शौहर परवेज़ को भी हुक्म दे दिया था कि अगले रोज़ वो अपनी बीवी को वज़ीराबाद ले आए, ताकि मैं इससे अहम पूछ-गछ कर सकूं। आसिया बीवी के तलाई जेवरात की गुमशुदगी इस अमर को तकलीफ पहुंचाती थी कि साबरी गांव के किसी मर्द के साथ भागने का प्रोग्राम बनाकर घर से निकली थी और इसकी बदकिस्मती कि वो दर्दनाक मौत का शिकार हो गई। इसके कातिल तक इस वक्त तक रसाई मुमकिन नहीं थी, जब तक कि ये मालूम ना हो जाता कि मकतूला के इश्क और मोहब्बत के मामलात किस शख्स के हाथ में चल रहे थे।
और ये जानकारी सिर्फ और सिर्फ रानी ही मुझे दे सकती थी। इसी मकसद की खातिर मैंने रानी को फौरन वजीराबाद बुलाने का बंदोबस्त किया था। मकतूल का कोई राज रानी से छुपा हुआ नहीं हो सकता था। मैंने गुज़िश्ता रोज़ चाय पकुआ पर मास्टर भट्टी के पड़ोसी अहमद अली को ये ड्यूटी सौंपी थी कि मास्टर जैसे ही कुंदनपुर से वापस आए वो इसे अपने साथ थाने ले आए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। मैं रात को काफ़ी देर तक अपने कमरे में मौजूद रहा था। अब यही हो सकता था कि या तो अहमद अली को मेरी हिदायत याद ना रही हों या फिर गुज़िश्ता रात मास्टर भट्टी कुंदनपुर से वापस ही ना आया हो। ये दोनों सूरत हाल खासी तशवीशनाक थीं। 16 जनवरी की सुबह मैं इन ख्यालात के साथ थाने आया कि किसी एहलकार को वजीराबाद भेजकर अहमद अली को बुला लूँगा ताकि हकीकत का तो पता चल सके। लेकिन इस बुलावे की नौबत ही नहीं आई और जैसे ही मैंने थाने के बरामदे में कदम रखा, अहमद अली एक दराज कामत और सांवली रंगत वाले शख्स के साथ चौबी बेंच पर बैठा नजर आया। मुझ पर निगाह पड़ते ही वो एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। सलाम थानेदार साहब, वो एक हाथ को सैल्यूट के अंदाज में माथे पर सजाते हुए बोला। रात को मास्टर जी काफ़ी देर से वापस आए थे। इस वक्त अंधेरा फैल रहा था और बहुत ज़्यादा ठंड भी थी, इसलिए मैं रात को आपके पास नहीं आ सका। फिर इसने अपने दराज का साथी की तरफ देखा और इजाफा करते हुए कहा, मास्टर जी ने भी यही कहा कि सुबह थाने चलेंगे। मुझे ये समझने में कोई दुश्वारी महसूस न हुई कि अहमद अली का साथी ही दरअसल मास्टर आरिफ भट्टी था, क्योंकि अहमद अली की बात के इख्तिताम पर उसने गर्दन की अस्बाती जुम्बिश के साथ मुझे भी सलाम किया था। आओ मेरे साथ। ये कहते हुए मैंने अपने कमरे की जानिब कदम बढ़ा दिए। आरिफ भट्टी और अहमद अली मेरी तकलीद में कदम बढ़ाने लगे। कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर मैंने अहमद अली की तरफ देखते हुए कहा, अहमद अली, तुम इधर बरामदे ही में बैठो। वो फौरन मेरा इशारा समझ गया और जल्दी से अस्बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, अच्छा जी। मैं मास्टर आरिफ के साथ अपने कमरे में दाखिल हो गया। मास्टर आरिफ भट्टी, जैसा कि मैं जिक्र कर चुका हूँ, सांवली रंगत वाला एक दराज कामा शख्स था जिसकी उम्र 40 के आसपास रही होगी। इसकी आंखों में एक खास किस्म की खामोशी और ठहराव पाया जाता था। ऐसे लोग बहुत ही मोहतात और कम आमेज होते हैं। उसने गर्म शलवार कमीज पर ऊनी जर्सी पहन रखी थी और ख़ुद को सर्दी से मज़ीद महफूज रखने के लिए गले में गर्म मफलर भी लपेट रखा था। मैं चंद लम्हात में उसकी आंखों में देखता रहा और फिर ठहरे हुए लहजे में कहा, मास्टर साहब, आपने साबरी को पेश आने वाले वाक़ये के बारे में तो सुन लिया होगा। जी हाँ, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। वो गहरी संजीदगी से बोला, बेचारी साबरी के साथ बड़ी ज़्यादती हुई है। ये वाक़या आपके घर के पिछवाड़े चंद गज के फासले पर रूनुमा हुआ है। मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आप इस बारे में क्या कहेंगे मास्टर साहब? मुझे तो पिछली रात को इस वाक़ये के बारे में पता चला है। वो बड़े मजबूत लहजे में बोला, मैं कल सुबह जब घर से निकला था तो वजीराबाद में हर तरफ अमनो अमान नजर आता था। फीके कोचवान के साथ शौकत नामी जो शख्स गुज़िश्ता रोज़ मुझसे मिलने थाने आया था, उसने मुझे बताया था कि उसने अलग सुबह साबरी की लाश को झाड़ियों में दरियाफ्त किया था और जाहिर है इसके बाद की अंदोनाक खबर पूरे गांव में फैल गई होगी। शौकत के बयान का हवाला देने के बाद मैंने मास्टर आरिफ से पूछ लिया, आप स्कूल जाने के लिए कल कितने बजे घर से निकले थे? मैं बहुत जल्दी घर से निकल जाता हूँ थानेदार साहब, उसने जवाब दिया। फजर की नमाज के बाद मैं नाश्ता करता हूँ और फिर स्कूल के लिए रवाना हो जाता हूँ। मेरा स्कूल वजीराबाद से 3 मील दूर कुंदनपुर नामी गांव में वाक़ है और रास्ता भी कच्चा और खासा नाहमवार है, इसीलिए मुझे काफ़ी जल्दी घर से निकलना पड़ता है और वापसी में भी खासी देर हो जाती है। वो लम्हे भर के लिए रुका, एक गहरी सांस ली और फिर इजाफा करते हुए बोला, कल सुबह जब मैं स्कूल के लिए घर से रवाना हुआ उस वक्त तक साबरी को पेश आने वाले वाक़ये की खबर आम नहीं हुई थी। आप 3 मील का ये फासला कैसे तय करते हैं? मैंने पूछा। अपनी साइकिल पर जनाब, उसने जवाब दिया। अभी भी मैं और अहमद अली इसी साइकिल पर सवार होकर आपके पास आए हैं और यहाँ से सीधे वापस वजीराबाद जाएंगे, क्योंकि इस वाक़ये के बाद मुझे स्कूल से छुट्टी करना होगी।
मैंने साबरी की लाश का बगौर मुआयना किया है मास्टर साहब, मैंने मुस्तहकम लहजे में कहा, और मुझे यकीन है कि इस बदनसीब को रात के दरमियानी हिस्से में गला घोंटकर मौत के घाट उतारा गया है, और गालिब इम्कान इस बात का है कि कत्ल करने से पहले इस पर मुजरिमाना हमला भी किया गया है। मकतूला का जा बजा फटा हुआ लिबास इस अमर का सबूत है कि उसने अपने बचाव के लिए अच्छी खासी मज़ाहमत की थी। लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने टटोलने वाली नज़र से इसे देखा और पूछा, क्या वक़ुआ की रात आप अपने घर पर मौजूद थे? मैं 14 और 15 जनवरी की दरमियानी रात का जिक्र कर रहा हूँ, जब साबरा को बेदर्दी से मौत के घाट उतारा गया था। जी हाँ, मास्टर भट्टी ने इस बात में गर्दन हिलाई। मैं इस रात अपने घर में ही था। जाए वक़ुआ आपके मकान से चंद कदमों के फासले पर है, मैंने कहा। आपने इस रात अपने घर के पिछवाड़े झाड़ियों में कोई गैर मामूली सरगर्मी महसूस की? जी हाँ, महसूस की, उसने बड़ी सादगी से बताया। आरिफ भट्टी के जवाब ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया। मैंने इज़्तिरारी अंदाज में पूछा, कैसी सरगर्मी? सर्दियों के मौसम में मेरे साथ एक मसला होता है थानेदार साहब, वो गहरी संजीदगी से बताने लगा। मुझे रात में 1-2 बार रफ़े हाजत के लिए उठना पड़ता है, हालांकि मैं रात में पानी भी नहीं पीता हूँ। तो जनाब, लम्हाती तवक्कुफ करके उसने मुझे ऐसी नज़र से देखा जैसे ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा हो कि मैं इसकी बात का यकीन कर रहा हूँ या नहीं। मैंने किसी किस्म का रद्द अमल ज़ाहिर करना मुनासिब ना समझा और यकटुक उसे देखता रहा। वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, वक़ुआ की रात भी जब मैं रफ़े हाजत के लिए उठा तो मुझे घर की अकबी झाड़ियों में अजीब सी सरगर्मी महसूस हुई थी, लेकिन मैंने इस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी क्योंकि इस वक्त मुझे शदीद नींद आ रही थी। मैं लिहाफ में घुसकर दोबारा सो गया। मास्टर भट्टी की मुबहम मगर इंकिशाफ अंगेज़ बातों ने मेरे रगों पे में सनसनी दौड़ा दी थी। मुझे यूँ महसूस हो रहा था जैसे जल्दी इस केस का कोई अहम सिरा मेरे हाथ आने वाला है। भट्टी साहब, मैंने मास्टर आरिफ की आंखों में देखते हुए सवालात का सिलसिला जारी रखा, आप रफ़े हाजत के लिए अपने घर से बाहर गए थे या? मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ा तो वो जल्दी से बोला, जी हाँ, मैं घर से बाहर गया था। घर की अकबी जानिब, झाड़ियों की सिमत? मेरे इस्तफसार में तेजी आ गई। जी बिल्कुल, उसने इस बात में गर्दन हिलाई। इस मकसद के लिए इन झाड़ियों से ज़्यादा मुनासिब और कोई मकाम हो ही नहीं सकता। क्या आप झाड़ियों के अंदर गए थे? नहीं जनाब, मैंने झाड़ियों के अंदर जाने की ज़रूरत महसूस ही नहीं की थी, उसने बड़ी सादगी से जवाब दिया। मेरा काम झाड़ियों के बाहर ही हो गया था। ये वही वक्त था जब आपने झाड़ियों की सिमत अजीब सी सरगर्मी महसूस की थी। मैंने बदस्तूर उसके चेहरे पर निगाहें जमाए हुए कहा, क्या आप इस सरगर्मी की कुछ वजाहत करेंगे? झाड़ियों के अंदरूनी हिस्से से अजीब सी खरखराहट की धीमी आवाज़ें उभर रही थीं, उसने बताया, जैसे कोई जानदार गुर्रा रहा हो या फिर जैसे कोई मुश्किल से सांस ले रहा हो, जैसा कि दमे के किसी मरीज की सांस चलती है। इतनी वाज़ेह गड़बड़ के बाद भी आप चौंके नहीं? मैंने ताज्जुब खेज़ अंदाज में इसकी तरफ देखा। ऐसा महसूस होते ही आपको तो तशवीश में मुब्तला हो जाना चाहिए था। आप कह तो बिल्कुल ठीक रहे हैं थानेदार साहब, वो तायीदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सका। क्या मतलब है आपका? मैंने सरसराती हुई आवाज़ में सवाल किया। वो अपनी ही धुन में बोलता चला गया। मेरे ऐसा न कर सकने की 2 बड़ी वजूहात थीं। नंबर 1, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इस वक्त मुझे शदीद नींद आ रही थी और मेरी पहली ख्वाहिश यही थी कि जल्दी से गर्म बिस्तर में घुसकर सो जाऊँ। नंबर 2, लम्हाती तवक्कुफ से उसने अपनी सांस को हमवार किया और फिर बात मुकम्मल करते हुए बोला, इस वक्त मैं यही समझा था कि कोई शब्बेदार जानवर अपनी मादा को घेर घार कर इन झाड़ियों की तरफ ले आया है। मैंने इनके मामले पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत महसूस नहीं की और जल्दी से घर में दाखिल होकर नींद से नाता जोड़ लिया। काश काश आपने इस वक्त इस मखसूस खरखराहट पर तवज्जो दी होती, मैंने एक बोझल सांस खारिज करते हुए कहा। तो मुझे यकीन है कि साबरी बेबसी की मौत मरने से बचाया जा सकता था। ये वही वक्त था जब एक सप्पाक कातिल गला घोंटकर आसिया माचन की बेटी साबरी को मौत के घाट उतार रहा था। लेकिन जनाब, मुझे इस बात का कोई पता थोड़ी था, वो सादगी से बोला, इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं आपको कसूरवार नहीं ठहरा रहा, मैंने बड़े रसान से कहा।
मैंने तो एक इम्कान का जिक्र किया है। वो इस बात में सर हिलाकर रह गया। मज़ीद 15-20 मिनट तक हमारे दरमियान गुफ्तगू जारी रही। मैंने मास्टर भट्टी को इस हवाले से भी टटोलने की कोशिश की कि आया वो साबरी के किसी मुआशके से भी वाकिफ़ है या नहीं, मगर इस सिलसिले में उसने अपनी कतई लाइल्मी का इजहार किया। वो अपनी ज़ात में मगन रहने वाला एक तन्हाई पसंद शख्स था और गांव वालों के मामलात में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेता था। मैंने इस ताकीद के साथ इसे थाने से जाने की इजाज़त दे दी। मास्टर साहब, संजीदा और लिए दिए रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंसान को अपने माहौल से इस कदर भी नहीं कट जाना चाहिए कि लोग उसे खुद पसंद और मगरूर समझने लगें। जनाब, वो उलझन ज़दा नज़र से मुझे देखते हुए बोला, वज़ीराबाद के लोग मुझे बहुत इज्जत देते हैं और उन सब से मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। वो मुझे मगरूर या खुद पसंद नहीं समझते। वो आपकी इज्जत और एहतराम इसलिए भी करते हैं कि आप एक उस्ताद हैं। मैंने मुतदिल अंदाज में कहा, इसलिए आप पर भी लाजिम है कि इनके दुख दर्द और खुशी में शामिल रहा करें। जी, मैं कोशिश करूँगा, वो धीरे से बोला, और इस कोशिश की फ़िलहाल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा, ख़ास तौर पर जब तक साबरी के कत्ल का मुअम्मा हल नहीं हो जाता। आप गांव के लोगों के साथ घुलेंगे मिलेंगे तो हो सकता है कि इस सिलसिले में कोई अहम सुराग हाथ लग जाए। मैंने लम्हाती तवक्कुफ़ करके उसकी आंखों में झांका और कहा, आप मेरा मतलब समझ रहे हैं ना? जी, अच्छी तरह समझ रहा हूँ। वो इस बात में सर हिलाकर रह गया। मास्टर भट्टी की ज़ात के हवाले से मेरे जहन में बहुत से सवालात थे। वो लगभग 40 साल का था और अकेला रहता था। किसी को पता नहीं था कि वज़ीराबाद में रिहाइश इख्तियार करने से पहले वो कहाँ रहता था। इसके माँ बाप, बहन, भाई और दीगर अजीज़ रिश्तेदार कहाँ थे। इसने अभी तक शादी क्यों नहीं की थी, और अगर शादी की थी तो इसकी बीवी कहाँ थी। वो रहता वज़ीराबाद में था और वहाँ से 3 मील दूर कुंदनपुर नामी एक गांव में पढ़ाने जाता था। आखिर वो कुंदनपुर ही में रिहाइश क्यों नहीं रख लेता, वगैरह वगैरह। मैंने सोचा, फुर्सत से बैठकर मास्टर भट्टी को कुरेदने की कोशिश करूँगा। वो मज़ीद कुछ देर साबरी की अलमनाक मौत के हवाले से बातचीत करता रहा और फिर मुझे सलाम करके रुखसत हो गया। 16 जनवरी का बाकी दिन भी इसी कत्ल की इंक्वायरी की नज़र हो गया। गुज़िश्ता रोज़ मैंने रानी के शौहर परवेज़ को ताकीद की थी कि वो आज यानी कि 16 जनवरी को शेखुपुरा जाए और पहली फुर्सत में अपनी बीवी को लेकर आ जाए। मकतूला की माँ आसिया से मुझे जो मालूमात हासिल हुई थीं, इनकी रोशनी में रानी साबरी के किसी खुफिया इश्किया मामले से पर्दा उठा सकती थी। मुझे इस बारे में कोई शक शुबा नहीं रहा था कि मकतूला साबरी किसी मर्द के साथ फरार होने का मंसूबा लेकर घर से निकली थी। आसिया के तलाई ज़ेवरात का गायब हो जाना भी इस अमर की तस्दीक करता था। झाड़ियों के अंदर से कपड़ों वाली जो पोटली दस्तयाब हुई थी, वो भी यही कहानी सुना रही थी कि कातिल ने किसी कीमती शय की तलाश में मज़कूरा पोटली को खंगाल डाला था और वो अपने मकसद में कामयाब भी हो गया था। मुझे पता ये लगाना था कि आया कातिल वही शख्स था, साबरी जिसके साथ भागने के लिए घर से निकली थी, या वो कोई और ही था। ये इसी वक्त पता चल सकता था जब मकतूला साबरी के आशिक के बारे में मुसद्दिका मालूमात हासिल हो जाती। लेकिन मैं शेखुपुरा से रानी की वापसी तक हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठ सकता था। मैंने अपने अमले के एक बंदे की वज़ीराबाद में ड्यूटी लगा दी कि वो ये जानने की कोशिश करे कि गांव में से कोई शख्स गायब तो नहीं। कांस्टेबल फारूक ने मुझे यकीन दिलाया कि वो बहुत जल्द मुझे हौसला अफजा रिपोर्ट देगा। मैंने इसे ताकीद के साथ वज़ीराबाद रवाना कर दिया कि वो ये काम सादा लिबास में रहते हुए अंजाम देगा। कांस्टेबल फारूक ने मेरी हिदायत पर अमल करने की यकीन दहानी करा दी। 17 जनवरी की दोपहर साबरी की पोस्टमार्टम शुदा लाश अस्पताल से थाने पहुंच गई। पोस्टमार्टम की इब्तिदाई रिपोर्ट ने मेरे बहुत से अंदाज़ों की तस्दीक कर दी। बदनसीब साबरी की मौत 14-15 जनवरी के दरमियान ये शब वाक़ई हुई थी। इसे गला घोंटकर मौत के घाट उतारा गया था और इससे पहले साबरी पर मुजरिमाना हमला भी किया गया था। मौत का वक्त निस्फ शब बताया गया था। इस बात में किसी शुबे की गुंजाइश नहीं थी कि साबरी का कातिल वही शख्स था जिसने इस पर मुजरिमाना हमला किया था। इसी रिपोर्ट में दर्ज एक नहायती अहम लाइन ने मुझे बुरी तरह चौंकने पर मजबूर कर दिया। बड़े वाज़ेह अल्फाज में लिखा गया था
کہ مقتولہ کے ہاتھوں کے ناخنوں میں انسانی گوشت کے ریشے پھنسے ملے تھے، جن کے لیبارٹری ٹیسٹ سے پتہ چلا تھا کہ وہ کسی مرد کی جلد کے ریشے تھے۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ مقتولہ نے خود کو قاتل کے ظلم و ستم کا شکار ہونے سے بچانے کے لیے قاتل کو بری طرح نوچنے کی کوشش کی تھی۔ غالب امکان یہی تھا کہ اس نے قاتل کے چہرے یا گردن کو اپنے ناخنوں کی مدد سے کھروچنے کی سعی کی تھی، جس میں وہ بڑی حد تک کامیاب رہی تھی، جبھی قاتل کی جلد کے ریشے اس کے ناخنوں کے اندر موجود پائے گئے تھے۔ یہ خاصا سنسنی خیز انکشاف تھا۔ قاتل اگر اس وقت وزیر آباد گاؤں کے اندر موجود تھا تو اس کے چہرے یا گردن پر یقیناً مقتولہ کے ناخنوں کی کارکردگی دیکھی جا سکتی تھی۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو وزیر آباد روانہ کیا تاکہ آسیہ تھانے آ کر اپنی اکلوتی بیٹی کی پوسٹ مارٹم شدہ لاش لے جائے۔ سپہر کے وقت آسیہ تھانے میں موجود تھی۔ میں نے لاش کی حوالگی کے ضمن میں رسمی سی کاغذی کارروائی کرنے کے بعد صابری کی لاش اس کے سپرد کر دی۔ اس کے جانے سے پہلے میں نے اس سے چند سوالات بھی کیے۔ آسیہ، پچھلے 2 دنوں سے تم گھر کے اندر ہی بیٹھی ہو یا باہر نکلنے کا بھی موقع ملا ہے؟ گھر کے اندر بند ہو کر تو وقت نہیں گزر سکتا نا تھانے دار صاحب، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ باہر تو نکلنا پڑتا ہے، مگر میں نے کوئی کام نہیں کیا۔ تندور اور بھٹی دونوں ٹھنڈے پڑے ہیں۔ گھر سے باہر نکلی ہو تو لوگوں سے ملنا جلنا بھی ہوا ہوگا؟ میں نے اپنے مقصد کی طرف آتے ہوئے پوچھا۔ خاص طور پر گاؤں کے جوانوں اور مردوں سے تو ضرور سامنا ہوا ہوگا۔ جی ہاں، بالکل، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ مگر آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ بات کے اختتام پر اس کی آنکھوں میں حیرت ابھر آئی تھی۔ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے استفسار کیا، کیا تم نے کوئی ایسا لڑکا یا مرد دیکھا ہے جس کے چہرے یا گردن پر نوچنے کے نشانات ہوں، جیسے کھروچے وغیرہ؟ نہیں۔ اس کی حیرت 2 چند ہو گئی۔ تھانے دار جی، وہ تشویش بھرے انداز میں بولی، آخر بات کیا ہے؟ میں نے آسیہ کی الجھن دور کرنے کے لیے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں مقتولہ کے ناخنوں کے حوالے سے درج سنسنی خیز انکشاف کی وضاحت کر دی اور آخر میں اپنے سوال کو بھی دہرا دیا۔ اس نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا، نہیں جناب، میں نے ایسے کسی بندے کو نہیں دیکھا۔ نہیں دیکھا تو دیکھنے کی کوشش کرنا، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ مطلب یہ کہ اپنی آنکھیں اور دماغ کے دروازے کھلے رکھنا۔ جس شخص نے بھی تمہاری بیٹی کو موت کے گھاٹ اتارا ہے، اس کے چہرے یا گردن پر کھروچوں کے نشانات ضرور ہوں گے۔ جی ٹھیک ہے، میں آپ کی ہدایت کو یاد رکھوں گی، وہ فرما برداری سے بولی۔ میں نے پوچھا، تمہارے پڑوس کی کیا رپورٹ ہے؟ جی، میں سمجھی نہیں، وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے تکنے لگی۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، تمہارا پڑوسی پرویز اپنی بیوی رانی کو لینے شیخو پورہ گیا یا نہیں؟ جی، وہ آج صبح شیخو پورہ گیا ہے، اس نے بتایا۔ اس کی واپسی کب تک ہوگی؟ اسے کل آ جانا چاہیے، آسیہ نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، پرویز جب اپنی بیوی رانی کو لے کر وزیر آباد پہنچ جائے تو تم پرویز کو میرے پاس بھیج دینا۔ لمحاتی توقف کے بعد میں نے پھر کہا، اور ہاں، پرویز سے کہنا کہ وہ رانی کو ساتھ لے کر تھانے آئے۔ جی، آپ جیسا کہہ رہے ہیں میں ویسا ہی کروں گی، اس نے تائیدی انداز میں گردن ہلا دی۔ میں نے بھی مقتولہ صابری کی لاش آسیہ کے حوالے کر دی۔ رات کو میں تھانے سے اٹھنے ہی والا تھا کہ وہ کانسٹیبل وزیر آباد سے واپس آ گیا، جسے میں نے گاؤں سے غائب ہونے والے کسی شخص کا پتہ لگانے کا فریضہ سونپا تھا۔ میں نے کانسٹیبل فاروق کو فوراً اپنے پاس بلا لیا۔ ہاں بھائی، کیا خبریں ہیں؟ میں نے فاروق کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ملک صاحب، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، وزیر آباد گاؤں میں 500 کے قریب لوگ آباد ہیں اور میری تحقیق کے مطابق یہ تمام افراد اس وقت گاؤں کے اندر موجود ہیں، سوائے ایک بندے کے۔ میں نے سوالیہ نظر سے فاروق کی طرف دیکھا۔ کون سا بندہ؟ حنیف عرف حنیفو، اس نے بدستور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ حنیفو 5 روز پہلے اپنی خالہ سے ملنے لاہور گیا تھا اور ابھی تک واپس نہیں آیا۔ 5 دن پہلے؟ میں نے کانسٹیبل کے الفاظ کو گمبھیر انداز میں دہرایا، یعنی وقوع سے 2 روز پہلے 12 جنوری کو۔ جی، میری یہی معلومات ہیں۔ اور اس حنیفو کی واپسی کب تک متوقع ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس بارے میں وثوق سے کچھ نہیں کہا جا سکتا ملک صاحب،
कांस्टेबल ने गहरी संजीदगी से जवाब दिया। हनीफू के घर वालों से मेरी बात हुई है। इनके मुताबिक हनीफू मनमौजी है। हो सकता है कि वो कल ही वापस आ जाए और ये भी मुमकिन है कि एक हफ्ता और वहाँ रुक जाए। अच्छा, वो इतना ही लाड साहब है क्या? मैंने तंजिया लहजे में कहा और फिर पूछा, हनीफू के घर वालों का तारीख और जोग्राफिया क्या कहता है? हनीफू का ताल्लुक एक गरीब घराने से है जनाब, कांस्टेबल ने बताया। इसका बाप फजलुद्दीन कुमार और फजलू बाबा उधर वजीराबाद में चाक मशीन पर मिट्टी के बर्तन तैयार करता है, मसलन रोकनी हांडियाँ, मटके, घड़े, लोटे और आब खोरे वगैरह। ठीक है, मैंने हाथ के इशारे से कांस्टेबल फारूक को मजीद बोलने से रोक दिया और पूछा, ये हनीफू कामकाज क्या करता है? चाक मशीन के कामों में अपने बाप का हाथ बटाता है जनाब, कांस्टेबल ने बताया। इसके बाप फजलू बाबा ने कहा है कि हनीफू काम पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देता, इसका दिल घूमने फिरने के कामों में ज़्यादा लगता है। वजीराबाद में हनीफू की शोहरत कैसी है? अक्सर लोग इसे कामचोर, खट हराम और आवारा समझते हैं, उसने जवाब दिया। हनीफू घर में बहन भाइयों में सबसे बड़ा है और वो अकलौता बेटा भी है। इससे छोटी 2 बहनें हैं, जाहिदा और रेहाना। ये दोनों लड़कियां अपने बाप का भरपूर हाथ बटाती हैं। हनीफू अपनी माँ नुसरत बीवी का बड़ा लाडला है। नुसरत घर में किसी को इसके खिलाफ बोलने नहीं देती। जब ही हनीफ के मिजाज नवाबाना हो गए हैं, मैंने तलखी भरे अंदाज में कहा, लगता है कि माँ के लाड प्यार ने इसे हद से ज़्यादा बिगाड़ दिया है। इसे अपने बूढ़े बाप की मदद करना चाहिए और इसे आवारागर्दी ही से फुर्सत नहीं मिलती। खैर, मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके गहरी सांस ली और फिर कहा, यह हनीफू जब भी मेरे हत्थे चढ़ा, मैं इसके कान ज़रूर खींचूंगा। कांस्टेबल फारूक अस्पात में गर्दन हिलाकर रह गया। मैंने दुकानदारी समेटी और थाने से उठकर अपने क्वार्टर की जानिब कदम बढ़ा दिए, जो थाने के पिछवाड़े ही वाक़ था। मैं रात को सोने के लिए गर्म बिस्तर में घुसा तो साबरी मर्डर केस की सोच मेरे जहन से मुसलसल चुपकी हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने मेरे तमाम तर खदशात और अंदाज़ों की तस्दीक कर दी थी। बस एक अंदाजे का शर्मिंदा ताबीर होना बाकी था और वो था कातिल का नाखूनों से नुचा हुआ चेहरा या गर्दन अपनी आंखों से देख लेना। मकतूला के हाथ के नाखूनों से मिलने वाले इंसानी जिल्द के रेशे इस अमर का बय्यन सबूत थे कि मकतूला ने अपने साथ होने वाले जुल्म और ज़्यादती की राह में मज़ाहमत पेश करते हुए हमलावर के चेहरे या गर्दन को उधेड़ कर रख दिया होगा। अगर मकतूला ने इस वहशी कातिल से अपनी इज्जत और जान का बचाव करते हुए अपने नाखूनों का इस्तेमाल किया था, तो ये कैसे मुमकिन था कि इसे हलक के इस्तेमाल का ख्याल न आया हो? यकीनन वो रोई पीटी और चीखी चिल्लाई भी होगी। इसकी पुकार का इर्तियाज फ़ज़ा में एक मकाम से दूसरे मकाम की तरफ भी गया होगा और इन झाड़ियों से करीब तरीन मकाम मास्टर आरिफ भट्टी का घर था। अगर इसने बकुआ की रात अपने घर की अकबी सिमत में झाड़ियों के अंदर खरखराहट की आवाज़ सुनी थी, तो बदनसीब साबरी की चीखों पुकार इसकी समात तक रसाई हासिल करने में नाकाम क्यों रही थी? क्या आरिफ भट्टी ने साबरी को पेश आने वाले जानलेवा वाक़ये के हवाले से मुझसे दरोगोई से काम लिया है? मेरे दिमाग में सर उठाने वाले इस सवाल ने मुझे बहुत दूर तक सोचने पर मजबूर कर दिया। जब कोई इंसान गलत बयानी से काम लेता है तो वह या तो अपने किसी जुर्म की पर्दापोशी की कोशिश कर रहा होता है या फिर आपको धोखा देकर कोई बड़ा मकसद हासिल करने की तगोदो में होता है। तो क्या मास्टर आरिफ भट्टी ने भी अपने किसी गुनाह या जुर्म को छुपाने के लिए झाड़ियों में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़ये से अपनी लाइल्मी का इजहार किया था? इस सवाल के साथ ही मास्टर आरिफ का चेहरा मेरे तसव्वुर में घूम गया। इस तख़य्युलाती मंजर ने मुझे नर्म और गर्म बिस्तर छोड़ने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि मेरी तसव्वुर की आंख मास्टर आरिफ की गर्दन पर जाकर रुक गई थी। वो थाने में जब मुझसे मिलने आया था तो उसने सरतापाक गर्म लिबास पहन रखा था और ख़ुद को सर्दी से महफूज रखने के लिए उसने अपने गले में गर्म मफलर भी लपेट रखा था। मौसम सरमा में गर्म टोपी, दस्ताने और मफलर का इस्तेमाल कोई गैर मामूली और अचंभे की बात नहीं। मेरे चौंकने का सबब यह था कि मास्टर आरिफ भट्टी ने इस मफलर को बड़े बेढंगे अंदाज में अपनी गर्दन के गिर्द लपेट रखा था। क्या वो अपनी गर्दन के किसी ऐब को लोगों की नज़रों से छुपाना चाहता था? ये बहुत ही ताकतवर सवाल था
और मास्टर आरिफ की ज़ात को शक के मजबूत दायरे के अंदर बंद करता दिखाई देता था। वो वजीराबाद के आखिरी सिरे पर एक मकान में तन्हाई की जिंदगी गुजार रहा था। वजीराबाद का कोई रिहायशी उसके बारे में मुकम्मल मालूमात नहीं रखता था। मास्टर की जिंदगी में औरत का गुजर दिखाई नहीं देता था। वो तजर्रुद की जिंदगी गुजार रहा था। कहीं सर्दियों की ठंडी ठाठ रात में किसी नाजुक लम्हे ने उसके कदमों में लग़्ज़िश तो पैदा नहीं करती थी। कहीं इसी ने तो साबरी को। मैं इससे आगे मज़ीद नहीं सोच सका, क्योंकि ये सोचने का नहीं, अमल करने का वक्त था। ठीक 15 मिनट के बाद सादा मकक गरम लिबास में एक मरतबा फिर अपने कमरे में मैं मौजूद था। हवलदार अय्यूब बाजवा ने मुझे दोबारा थाने में देखा तो इसे हैरत का झटका लगा। वो सीधा मेरे कमरे में आया और पूछने लगा, मलिक साहब, खैरियत तो है ना? आप और इस वक्त मैं थाने नहीं आ सकता? उल्टा मैंने इसी से पूछ लिया, क्या महकमा जाती कार्रवाई के लिए कोई वक्त मखसूस है और ये काम रात में करने की मुमानियत है क्या? मेरे पूछने का ये मतलब नहीं था थानेदार साहब। वो मेरी संजीदगी के पेश नज़र जल्दी से बात को संभालते हुए बोला, आम हालात में आप इस वक्त थाने आते नहीं ना, इसीलिए। तुम्हारा अंदाज़ा दुरुस्त है। मैंने उसके अधूरे जुमले के जवाब में सर को अस्बाती जुम्बिश दी और इजाफा करते हुए कहा, इस वक्त हालात आम नहीं हैं, इसीलिए मुझे अपने क्वार्टर से बाहर कदम निकालने की ज़रूरत पेश आई और अब मेरा थाने से बाहर भी जाने का इरादा है। कहाँ? इसके कान खड़े हो गए। किस तरफ मलिक साहब? मौजा वजीराबाद की तरफ, मैंने गंभीर लहजे में कहा, और तुम भी मेरे साथ चलोगे? कोई ख़ास बात है क्या वहाँ? वो मुतज़ब्ज़ब नज़र से मुझे तकने लगा। ख़ास और आम, तमाम बातें रास्ते में करेंगे, मैंने दो टोक अंदाज में कहा। तुम फौरी तौर पर वजीराबाद चलने की तैयारी करो। ठीक है मलिक साहब, वो मजबूत लहजे में बोला, जो आपका हुक्म। 15-20 मिनट के बाद मैं और हवलदार अय्यूब बाजवा 2 घोड़ों पर सवार होकर वजीराबाद नामी इस छोटे से गांव की सिमत रवां थे। रास्ते पर हवलदार अय्यूब बाजवा और मैं साबरी के बहिमाना कत्ल के हवाले से बातचीत करते रहे। बाजवा इस केस के सिलसिले में अब तक होने वाली कार्रवाई से पूरी तरह आगाह था। जब मैंने मास्टर आरिफ भट्टी की गर्दन के गिर्द लिपटे हुए मफलर का हवाला देकर मास्टर पर अपने शक का इजहार किया तो वो भी मेरा हम ख्याल निकला। मलिक साहब, मैं आपके ख्यालात की तायीद करता हूँ, वो गहरी संजीदगी से बोला। हो सकता है वकुआ की रात जब मास्टर आरिफ अपने मकान के पिछवाड़े छाड़ियों की तरफ गया तो उसने वहाँ मकतूला को देख लिया हो और उसकी नीयत खराब हो गई हो। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने एक गहरी सांस ली और फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, मलिक साहब, मास्टर आरिफ एक ऐसा शख्स है जिसकी ज़िंदगी में औरत कहीं नज़र नहीं आती। मौसम सरमा की ठंडी ठार रात, तन्हाई, खामोशी, वीरानी और तारीकी में खड़ी एक जवान लड़की तो फरिश्तों का ईमान भी डानोडोल कर सकती है। मास्टर आरिफ किस खेत की मूली है? इस खेत का सुराग हम बाद में लगाएंगे, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। पहले तुम फौरन तौबा इस्तग़फ़ार करो। तौबा इस्तग़फ़ार? उसने उलझन ज़दा अंदाज में कहा। तौबा? तौबा किस लिए जनाब? मैंने ऐसा क्या किया है? तुमने फरिश्तों की शान में गुस्ताखी की है, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मलिक साहब, वो नदामत भरे लहजे में बोला। मुझे बड़ी शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हो गया है। मेरा खुदा मुझे माफ़ करे। अस्तग़फ़िरुल्लाह। हमारे दरमियान चंद लम्हात खामोशी से गुजर गए। फिर हवलदार दोबारा मास्टर भट्टी के मौजू की तरफ आते हुए बोला, मलिक साहब, मास्टर भट्टी पर शक तो मुझे भी है। अब अगर उसकी गर्दन पर खरोंचों के निशानात भी मिल जाते हैं तो फिर ये शक यकीन में बदल जाएगा। मास्टर की गर्दन के गिर्द लिपटा हुआ मफलर खुलवाना और वहाँ 3-4 रोज पहले लगने वाले खरोंचों को ढूंढना मुश्किल साबित नहीं होगा, मैंने गंभीर अंदाज में कहा। और अगर वो साबरी के कत्ल और आबरू रेजी में मुलविस है तो इसे कैफर किरदार तक पहुँचाना भी मेरे लिए बाएं हाथ का खेल साबित होगा। लेकिन मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ा तो हवलदार ने तुरंत पूछा, लेकिन क्या मलिक साहब? आप बोलते बोलते अचानक रुक क्यों गए? लेकिन ये कि, मैंने ठहरे हुए लहजे में बताया, अभी तक मेरा जहन इस सवाल का जवाब तलाश नहीं कर सका कि साबरी किस बंदे के साथ भागने के लिए घर से निकली थी और इसकी पोटली में जो तलाई ज़ेवर था वो कहाँ गायब हो गया।
इस केस की जंजीर में से चंद कड़ियां अभी मिल नहीं रही। इस बात में तो किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं कि मकतूला साबरी फरार के प्रोग्राम के साथ घर से निकली थी। कोई बंदा इन झाड़ियों में से मुलाकात करने वाला था। वो अपने आशिक से मिल पाई या नहीं, इस हकीकत का पता चलाना ज़रूरी है और इस शख्स का सुराग लगाना भी निहायत ज़रूरी है जो साबरी को बर्बाद करने और मौत के घाट उतारने के बाद तलाई ज़ेवरात के साथ मंजर से गायब हो चुका है। वो शख्स साबरी का आशिक भी हो सकता है और कोई तीसरा बंदा भी। जनाब, साबरी का आशिक और कातिल मास्टर आरिफ भी तो हो सकता है। वो बड़े मजबूत लहजे में बोला। यह भी तो मुमकिन है कि मास्टर और साबरी में खुफिया मामलात चल रहे हों और इससे पहले कभी वो आपस में मिलते रहे हों। ये नामुमकिन नहीं है, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। मास्टर आरिफ भट्टी और साबरी के दरमियान आशिकाना ताल्लुकात हो सकते हैं, लेकिन मास्टर भट्टी का साबरी को बर्बाद करने के बाद कत्ल करना समझ में न आने वाली बात है। ये भी तो हो सकता है कि साबरी मास्टर भट्टी से मामूल की मुलाकात के बाद वापस जा रही हो और झाड़ियों के पास से गुजरते हुए किसी सपाक शख्स ने इस पर हमला कर दिया हो और उसे बर्बाद करने के बाद तलाई ज़ेवरात ले उड़ा हो। मैं इस अंदाज में नहीं सोच सकता अय्यूब, मैंने दो टोक अल्फाज में कहा। इस अमर को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि साबरी किसी मर्द के साथ फरार होने की नीयत से घर से निकली थी और अगर वो मर्द मास्टर भट्टी ही था तो फिर साबरी के साथ कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आना चाहिए था। और अगर ये फर्ज कर लिया जाए कि साबरी मास्टर आरिफ से मुलाकात के बाद वापस जा रही थी तो किसी दरिंदा सख्त शख्स ने उस पर हमला किया होगा, तो ये किसी भी सूरत मुमकिन दिखाई नहीं देता, क्योंकि जिन झाड़ियों के अंदर से साबरी की लाश मिली है वो मास्टर भट्टी के मकान के अकब में वाक़ हैं और इनके आगे एक नाला बहता है। मास्टर से मुलाकात के बाद वापसी पर इन झाड़ियों की तरफ जाने की कुछ तुक नहीं बनती थी। अब एक ही सूरत बाकी रह जाती है कि मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके गहरी सांस ली और फिर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कहा। साबरी अपने आशिक के साथ फरार होने के लिए अपने घर से निकली। इसके आशिक ने इन झाड़ियों की तरफ आने को कहा होगा। साबरी आशिक से पहले वहां पहुंच गई होगी। वो अपने आशिक का इंतज़ार कर रही होगी। ये वही वक्त होगा जब मास्टर भट्टी रफ़े हदीद की गश्त से झाड़ियों की तरफ गया होगा। उसने अंधेरे में साबरी को देख लिया होगा। तारीक रात में एक तने तनहा लड़की को पाकर उसकी नीयत में फतूर पैदा हो गया होगा। वो बहला फुसलाकर या डरा धमकाकर या ज़ोर ज़बरदस्ती से साबरी को झाड़ियों के अंदर ले गया होगा और फिर उस पर मुजरिमाना हमला कर दिया होगा और अपना मज़मूम मकसद पूरा करने के बाद बदनामी के खौफ से उसने गला दबाकर साबरी को मौत के घाट उतार दिया होगा। मगर मैं सांस हमवार करने के लिए एक बार फिर रुका और फिर कहा, इन तमाम तर होगा का ताल्लुक वक्ती मफरूज़ों पर है और अगर ये तमाम मफरूज़े हकीकत साबित हो जाते हैं तो फिर दो बातें लाजमी हैं। कौन सी दो बातें मलिक साहब? हवलदार पूछे बिना न रह सका। नंबर 1, मैंने उसके सवाल का जवाब देते हुए कहा, मास्टर भट्टी की गर्दन पर साबरी के नाखून के खरोंचे मौजूद होना चाहिए। नंबर 2, अगर मास्टर के घर की तलाशी ली जाए तो आसिया के तलाई ज़ेवरात वहीं से बरामद होने चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मलिक साहब, हवलदार ने ताईदी लहजे में कहा। मज़ीद तस्दीक के लिए मैं मास्टर की जिल्द का लेबॉरेटरी टेस्ट भी करवा सकता हूँ, मैंने कहा। मकतूला साबरी के नाखूनों में से कातिल की जिल्द के रेशे मिले हैं। इन रेशों से मास्टर के रेशों का मवाजना सनसनीखेज नताइज को जन्म दे सकता है। हम इसी अंदाज में गुफ्तगू करते हुए वज़ीराबाद पहुँच गए। वो सर्दियों का मौसम था और लगभग आधी रात का अमल। हर तरफ गहरी तारीकी और सन्नाटा छाया हुआ था। फिर घोड़ों को हम हल्की चाल चलाते हुए मास्टर आरिफ भट्टी के दरवाजे तक पहुंच गए। हर तरफ हू का आलम था। पूरा गांव गहरी नींद के मज़े लूट रहा था। किसी को खबर नहीं थी कि इनके गांव में पुलिस किस मिशन पर है। वो लोग आरामदा गर्म बिस्तरों में दुबके दिन भर की थकन को जिस्म और जान से निकालने में मसरूफ़ थे। हमने घोड़ों को एक तरफ खड़ा किया और मास्टर आरिफ भट्टी के दरवाजे के सामने पहुंच गए। मैं दरवाजे से ज़रा हटकर खड़ा हो गया और हवलदार से कहा, अय्यूब तुम दरवाजे पर दस्तक दो। वह इस बात में गर्दन हिलाते हुए आगे बढ़ गया। मैं अंधेरे में जिस मकाम पर खड़ा था वहाँ से मास्टर भट्टी का दरवाज़ा मुझे साफ नज़र आ रहा था, मगर वो दरवाज़ा खोलने पर मुझे नहीं देख सकता था। हवलदार ने बड़े धुआंधार अंदाज में दस्तक दी।
खटखट और थप-थप की मखसूस आवाज़ रात की खामोशी और तारीकी में बहुत दूर दूर तक फैलती चली गई। थोड़े थोड़े वक्फे से हवलदार दस्तक के अमल को दोहराने लगा। चौथी दस्तक पर मकान के अंदर से एक खुमार आलूद मर्दाना आवाज़ उभरी, कौन है इतनी रात को? मैंने इस आवाज़ को पहचानने में एक लम्हा ज़ाया नहीं किया। वो मास्टर आरिफ भट्टी की आवाज़ थी। वो यकीनन दस्तक की आवाज़ पर गहरी नींद से बेदार हुआ था और गालिबन घर के सहन में से गुजर कर दरवाजे की जानिब आ रहा था। थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा खुला और खुले हुए दरवाजे में आरिफ भट्टी की सूरत नजर आई। हवलदार को, और वो भी बावर्दी, अपने सामने देखकर वो एक लम्हे के लिए चौंका, मगर इस चौंकने में खौफ व हिरास या घबराहट का शायबा तक नहीं था। मेरी निगाह गैर इरादी तौर पर सबसे पहले मास्टर की गर्दन की जानिब उठी। उसने गर्म चादर की बुक्कल मार रखी थी, लिहाजा मेरी निगाह का मकसद पूरा न हो सका। वैसे भी मास्टर की गर्दन के मुआयने के लिए थोड़ी बहुत रोशनी का होना बहुत ज़रूरी था। क्या बात है जनाब? वो हवलदार की तरफ देखते हुए हैरत भरे लहजे में बोला, सब खैरियत तो है ना? खैरियत नहीं है मास्टर साहब, मैंने चमक कर कहा और तारीकी से निकलकर उसके सामने आ गया। बड़ी गड़बड़ हो गई है। कैसी गड़बड़ मलिक साहब? वो बराह रास्त मुझसे मुखातिब हुआ। मास्टर साहब, क्या आपके घर में कोई बैठने की जगह नहीं है? मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, इतनी अहम बात यहाँ सर्दी में खड़े खड़े तो हो नहीं सकती। जी आप अंदर आ जाएं। वो एक तरफ हटते हुए रज़ाकाराना अंदाज में बोला, मेरा पूरा घर आपके लिए हाजिर है। मास्टर आरिफ का रवैया और उसके लहजे में शामिल एतमाद इस बात का सबूत फराहम करता था कि आधी रात को अपने दरवाजे पर पुलिस की आमद ने इसे किसी किस्म की घबराहट या बौखलाहट में मुब्तला नहीं किया था, यानी इसके दिल में कोई चोर नहीं था। बाल्फाज़े दीगर वो किसी नौयत की मुजरिमाना कार्रवाई का हिस्सा नहीं था और इसी बात ने मेरे ज़हन में खटका पैदा कर दिया था। हकीकत क्या थी? वो थोड़ी देर में खुलने वाली थी। मैं हवलदार अय्यूब के साथ आरिफ भट्टी के घर में दाखिल हुआ तो उसने बैरूनी दरवाजे को अंदर से कुंडी चढ़ाई और मोतदिल अंदाज में बोला, आएं जी मेरे साथ। हम मास्टर भट्टी की मईयत में कदम उठाने लगे। वो सीधा हमें अपनी बेडरूम में ले गया। एक चारपाई पर इसका गर्म बिस्तर बिछा हुआ था। बिस्तर पर लिहाफ भी नजर आ रहा था। मज़कूरा कमरे में बिस्तर वाली चारपाई के सिवा और कोई बैठने की जगह नहीं थी। मास्टर ने अपने बिस्तर की जानिब इशारा किया और सरसरी अंदाज में बोला, आप बैठें, मैं कमीज़ पहन लूँ, फिर बात करते हैं। बात ख़त्म करते ही उसने गर्म चादर को अपने जिस्म से जुदा करके चारपाई के किनारे पर रख दिया। कमरे में लालटेन रोशन थी और इसकी रोशनी में मेरी आंख ने जो मंजर देखा उसने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया था। मास्टर के बदन से चादर हटते ही पता चला कि वो इस वक्त महज एक शलवार और बनियान में मलबूस था। बेसाख्ता मैंने इसकी गर्दन पर नज़र डाली तो मेरे दिमाग को एक झटका सा लगा। मास्टर आरिफ भट्टी की गर्दन पर 4-5 रोज़ पहले लगने वाले खरोंचों के निशानात मौजूद थे, जिन पर खुरन आ चुके थे। एक मिनट मास्टर साहब, मैंने तेज़ आवाज़ में कहा, कमीज़ बाद में भी पहनी जा सकती है, पहले आप मेरे पास आएँ। उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। जी क्या मतलब? मतलब समझाने की ग़र्ज़ से मैं आगे बढ़ गया। रात का आखिरी पहर था जब हम मास्टर आरिफ भट्टी को गिरफ्तार करके अपने साथ थाने लाने में कामयाब हो गए। वो रास्ते भर बड़ी बड़ी कस्में खाकर मुझे यकीन दिलाने की कोशिश करता रहा कि साबरी को पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़ये से उसका दूर का भी वास्ता नहीं था, लेकिन मैंने इसकी एक न सुनी और इसे थाने पहुंचाकर ही दम लिया। इसके घर से निकलने से पहले मैंने हद्दुल इम्कान इसके मकान की तलाशी भी ली थी, लेकिन मुझे जिस शय की खोज थी वो कहीं से बरामद नहीं हो सकी थी, यानी आसिया के गुमशुदा तलाई ज़ेवरात। वैसे एक बात है कि मैं मास्टर भट्टी की खाना तलाशी से हरगिज़ मुतमईन नहीं था। ये काम दिन की रोशनी में बड़ी तसल्ली से करने का था और मैं अगले रोज़ इसका इरादा भी रखता था। थाने पहुंचते ही मैंने मास्टर आरिफ को अपने कमरे में सामने बिठा लिया और खासे सख्त लहजे में दरियाफ्त किया, अगर साबरी के कत्ल में तुम मुलविस नहीं तो फिर तुम्हारी गर्दन पर खरोंचों के ये निशानात कैसे हैं? इस पर ज़ाहिर होने वाले खुरन से पता चलता है कि ये ज़ख्म 4-5 रोज़ पहले तुम्हें लगे थे। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं जनाब, आपका अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है। वो मिस्कीन सी सूरत बनाकर बोला, मेरी गर्दन पर ये ज़ख्म 15 जनवरी की सपहर को लगे थे।
साबरी को 14 और 15 जनवरी की दरमियानी शब बर्बाद करने के बाद मौत के घाट उतारा गया था। मैंने इसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम 15 जनवरी की सपहर का जिक्र इसलिए तो नहीं कर रहे ताकि साबरी की मौत के हवाले से तुम पर शक न किया जाए? नहीं जनाब, ऐसी कोई बात नहीं, वो मिन्नत रेज लहजे में बोला। मैं आपसे गलत बयानी नहीं कर रहा। 15 जनवरी को जब मैं कुंदनपुर से वापस अपने गांव आ रहा था तो चंद अफराद ने अचानक मुझ पर हमला कर दिया था। ये जख्म इन्हीं के दिए हुए हैं। इन खरोंचों के अलावा उन्होंने मेरे बाजुओं, टांगों और कमर पर भी चोटें लगाई थीं। आप कहें तो मैं अपने बदन के मुख्तलिफ हिस्सों पर नमूदार होने वाले नील आपको दिखा सकता हूँ। ज़रूर, मैंने इस बात में गर्दन हिलाई। मैं वो नील ज़रूर देखना चाहूँगा। अगले चंद मिनट में मास्टर आरिफ ने अपने बदन के वो मकामात मुझे दिखा दिए जहाँ चोटों के नतीजे में नील के निशानात उभर आए थे। इसे वाक़ियतन बहुत बुरी तरह ज़दोख़ूब किया गया था। इस मुआयने के इख्तिताम पर उसने कहा, इसी नाखुशगवार वाक़ये की वजह से इस दिन मुझे घर पहुँचने में काफ़ी देर हो गई थी। अब तो आपको मेरी बात का यकीन आ गया होगा। मुझे किसी बात का यकीन दिलाना इतना आसान नहीं है मास्टर जी, मैंने दुरुस्त अंदाज में कहा। अभी बहुत सी ज़रूरी तफ्तीश बाकी है। जी, किस किस्म की तफ्तीश? वो घबराहट आमेज़ अंदाज में मुझे तकने लगा। मैंने इसके सवाल को नज़रअंदाज करते हुए पूछा, क्या तुम इन हमलावरों को जानते हो जिन्होंने 15 जनवरी की सपहर स्कूल से घर आते हुए तुम पर तशद्दुद किया था? नहीं जनाब, मैं इन्हें नहीं जानता, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। वो सब मेरे लिए अजनबी थे। मास्टर भट्टी, तुम एक सुलझू, अमन पसंद और अपने काम से काम रखने वाले इंसान हो, मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में देखते हुए कहा। किसी को तुमसे क्या दुश्मनी हो सकती है? इस नुक्ते पर मैंने भी बहुत गौर किया है जनाब, वो गहरी संजीदगी से बोला। बस एक ही बात समझ में आ रही है। कौन सी बात? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। तुम्हारी नज़र में ये मज़मूम कार्रवाई किसी दुश्मन के इशारे पर की गई होगी। उसने एक बोझल सांस खारिज की, फिर ठहरे हुए लहजे में बताने लगा। जनाब, मैं कुंदनपुर के प्राइमरी स्कूल में चौथी जमात को पढ़ाता हूँ। शिशमाई इम्तहान में मैंने एक ज़मींदार नसीम आवान के बेटे मंसूर आवान को फ़ेल कर दिया था। मैंने क्या फ़ेल किया था? वो कमबख्त पढ़ाई में इतना नालायक और निकम्मा है कि इसे रियायती नंबरों से भी पास नहीं किया जा सकता था। नसीम आवान कुंदनपुर का ताकतवर ज़मींदार है और उसने लोगों पर अपनी धाक बिठाने के लिए बहुत से कुंडे भी पाल रखे हैं। नसीम आवान मुझसे मिलने स्कूल आया था और उसने मंसूर को पास करने के लिए मुझ पर दबाव डालने की भी कोशिश की थी, लेकिन मैंने इसकी बात मानने से साफ इनकार कर दिया था। मुझे शक है जनाब, उसने लम्हाती तवक्कुफ़ करके गहरी सांस ली, फिर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए बोला। मेरा ध्यान तो नसीम आवान ही की तरफ जा रहा है। ऐन मुमकिन है कि मुझे इबरतनाक सबक सिखाने के लिए उसने अपने कुंडों से यह कार्रवाई कराई हो। अगर ऐसा है भी तो फिर भी मैं किसी और अंदाज में अपनी तसल्ली करना चाहूँगा। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम्हारे पास सुबह तक का वक्त है, यानी 2 से 3 घंटे। अगर तुम साबरी के कत्ल में किसी भी तरह मुलविस हो तो सच बोलने का फैसला कर लो। मैं कल सुबह जब थाने आऊँगा तो इस सिलसिले में तुम्हें हाँ या ना में जवाब देना होगा। जनाब, वो मुल्तजियाना अंदाज में बोला, मेरा जवाब ना में है, अब भी और सुबह भी। मैं बड़ी से बड़ी कसम खाकर भी अपने बयान पर साबित कदम रह सकता हूँ कि मैं ना तो साबरी के कत्ल में मुलविस हूँ और न ही इस हवाले से मुझे कोई खबर है। 2-3 घंटे अच्छी तरह सोच विचार करने के बाद जवाब दोगे तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी, मैंने डांट आमेज़ लहजे में कहा। अगर कल सुबह भी तुम्हारा जवाब ना ही हुआ तो मैं फिर तुम्हें लेबॉर्ट्री टेस्ट के लिए अस्पताल भेजूंगा। तफ्तीशी मामलात में कस्में उठाने से बात नहीं बना करती मास्टर भट्टी। लेबॉर्ट्री टेस्ट? उसने खौफज़दा अंदाज में मुझसे सवाल किया। आप किस सिलसिले में मेरा लेबॉर्ट्री टेस्ट कराना चाहते हैं? इस अमर की तस्दीक के लिए कि तुम्हारी गर्दन पर लगने वाले खरोंचे मकतूला साबरी के नाखूनों की पैदावार हैं, या जैसा तुम कह रहे हो वही सच है। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कदरे दुरुस्त लहजे में कहा। मकतूला के नाखूनों में से इंसानी जिल्द के जो रेशे मिले हैं, इनका मवाजना तुम्हारी जिल्द के नमूने से किया जाएगा, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वो तशवीश भरी नज़र से मुझे तकने लगा। मैंने हवलदार अय्यूब बाजवा को अपने पास बुलाकर मास्टर आरिफ भट्टी को उसके हवाले करते हुए कहा, बाजवा जी,
मास्टर भट्टी आज की रात तुम्हारा मेहमान है, इसकी ज़्यादा खातिर तवाज़ी करने की ज़रूरत नहीं, बस इसे ये समझाने की कोशिश करना कि सच बोलने ही में इसकी भलाई छुपी है। ओके मलिक साहब, अय्यूब बाजवा ने चमक कर कहा और मास्टर भट्टी को अपने साथ ले गया। मैं थाने से उठकर अपने कमरे में आ गया। सारी रात भाग दौड़ में गुजर गई थी। थकन से बदन चूर चूर हो रहा था, लेकिन मैं सोने का रिस्क नहीं ले सकता था। हालांकि जी तो यही चाह रहा था कि बिस्तर पर गिरकर ऐसी गहरी नींद सो जाऊं कि दुनिया और माफिया की कोई खैर खबर न रहे, मगर इन हालात में दिल की बात मैं नहीं मान सकता था, क्योंकि ये मेरा सरासर घाटे का सौदा होता। अज़ान फजर में आध पौन घंटा बाकी था। अगर मैं सो जाता तो यकीनन फजर की नमाज निकल जाती, और ये मुझे किसी भी कीमत पर गवारा नहीं था। मैंने नमाज फजर की अदायगी के बाद सोने का फैसला किया और एक कुर्सी पर बैठकर ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गौर करने लगा। ये ठीक है कि मास्टर आरिफ भट्टी की गर्दन पर पाए जाने वाले खरोंचों के खुरन बरदार निशानात साबरी की इबरतनाक मौत के हवाले से बहुत सारे सवालात को जन्म देते थे, लेकिन इसके साथ ही मास्टर का रवैया मुझे कुछ और सोचने पर मजबूर करता था। मुजरिमों से निपटने का मेरा साल हर साल का तजुर्बा था। मुझे ये अंदाज़ा कायम करने में कोई दिक्कत महसूस नहीं होती थी कि सामने वाला सच बोला है या दरों कोई से काम ले रहा है। आदि मुजरिम बाज़ औक़ात अपने तजुर्बे और चेहरे के तासुरात से मुझे जुज़वी तौर पर धोखा देने में कामयाब हो जाते थे, लेकिन मैं बहुत जल्द इनकी कामयाबी को नाकामी में बदल दिया करता था। आरिफ भट्टी का शुमार पेशावर आदि मुजरिमों में नहीं होता था, और उसके चेहरे के तासुरात और अमूमी रवैया मुझे यही बता रहा था कि वो गलत बयानी से काम नहीं ले रहा था। बहरहाल तफ्तीश के तकाज़ों को पूरा करना भी लाजमी था। मैं इन्हीं ख्यालात के साथ ज़हनी कबड्डी खेल रहा था कि करीबी मस्जिद में मुअज्जिन ने अज़ान फजर की सदा बुलंद की। मैंने ज़हन को झटका और एक नए दिन के आगाज़ के लिए बारगाह इलाही में हाजिरी की तैयारी करने लगा। अगले रोज़ दो ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए कि साबरी मर्डर केस का पांसा पलट गया। मैं कदरे ताख़ीर से तैयार होकर थाने पहुंचा तो कांस्टेबल नजीब फौरन मेरे कमरे में आ गया। नजीब वही कांस्टेबल था जो वक़ुआ की कार्रवाई में मेरे साथ पेश रहा था। वो मेरे इशारे पर सामने आकर बैठा तो मैंने उसकी कैफियत के पेश नज़र पूछ लिया, क्या बात है नजीब, तुम खासे उलझे हुए दिखाई देते हो। मलिक साहब, मुझसे एक भूल हो गई, वो नदामत आमेज़ लहजे में बोला। मैं आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ। माफ़ करने या ना करने का फैसला तो मैं बाद में करूँगा नजीब, मैंने इसकी आंखों में झांकते हुए कहा। पहले ये बताओ कि तुम किस भूल का जिक्र कर रहे हो। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और वहाँ से एक लॉकेट बरामद करते हुए बोला, ये भूल जनाब। इसके साथ ही उसने मज़कूरा लॉकेट मेरी जानिब बढ़ा दिया। मैंने सवालिया नज़र से नजीब को देखते हुए इसके हाथ से वो लॉकेट ले लिया। वो एक 5 कोनों वाला लगभग 1 इंच साइज का सितारा था, जिसके एक कोने में जंजीर भी पिरोई हुई थी। जंजीर और लॉकेट सुनहरी रंग के थे, मगर हाथ में लेते ही मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो जंजीर और लॉकेट सोने के नहीं बल्कि चांदी के थे, जिन पर सोने का पानी चढ़ाकर तलाई बनाने की कोशिश की गई थी। कुदरती तौर पर मुझ में ये सलाहियत है कि मैं किसी भी जेवर को हाथ में लेते ही ये जान जाता हूँ कि वो सोने का है या नहीं। मुझे जेवर का लम्स ही उसकी हकीकत से आशना कर देता है। इसी तरह कीमती पत्थर भी मेरे हाथों में आते ही अपनी असलियत का भांडा फोड़ देते हैं। मैंने मस्कुरा लॉकेट को घुमा फिरा कर देखा। इसकी जंजीर का हुक टूटा हुआ था, जिसका वाज़ेह मतलब यही था कि या तो इसे खींचकर किसी के गले से उतारा गया था या जंजीर के कहीं फंस जाने से वो गर्दन से जुदा हो गया था। मैंने सवालिया नज़र से कांस्टेबल की तरफ देखा और पूछा, ये क्या है और इसका तुम्हारी भूल से क्या ताल्लुक है। वो वजाहत करते हुए बोला, मलिक साहब, वक़ुआ के रोज़ जब मैं चाय वारदात का जायज़ा ले रहा था तो ये लॉकेट मुझे झाड़ियों के बीच पड़ा मिला था। मैं इस वक्त आपसे कई गज के फासले पर था। मैंने लॉकेट को उठाकर जेब में रख लिया कि आपके पास पहुंचकर दिखाऊंगा, लेकिन फिर ये बात मेरे जहन से निकल गई। कल रात जब मैं घर गया तो मेरी बीवी ने ये लॉकेट मुझे दिया। कल दिन में उसने मेरी वर्दी धोई थी और हस्बे आदत कपड़ों को पानी में डालने से पहले उसने मेरी तमाम जेबों को अच्छी तरह खंगाला था। पतलून की एक जेब में से उसे ये लॉकेट मिल गया।
इस लॉकेट की दरियाफ्त एक सनसनीखेज इंकशाफ था। ये लॉकेट दो में से किसी एक शख्स की मिल्कियत हो सकता था, नंबर 1 कातिल और नंबर 2 मकतूला। मैंने लॉकेट को अपने हाथ में इधर से उधर करते हुए नजीब से पूछा, जाए बकुआ की कार्रवाई 15 जनवरी को अमल में आई थी और आज 19 जनवरी है। तुम्हारी बीवी ने 18 जनवरी को वर्दी धोई। क्या वो गंदे कपड़ों को इतने दिन पड़े रहने देती है? वो अपनी मर्जी की मालिक है मलिक साहब, वो जुस्बुस होते हुए बोला। वो अगर एक हफ्ता और भी मेरी वर्दी को न धोती तो मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। वो मेरे बच्चों की माँ है और सारे बच्चे भी उसी के हिमायती हैं। मैंने अपनी सहूलत के लिए 3 वर्दियाँ बनवा रखी हैं ताकि हमेशा साफ सुथरी यूनिफॉर्म में ड्यूटी पर पहुंच सकूं। लम्हे भर को रुककर उसने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, मलिक साहब, आपने मुझे माफ़ कर दिया है ना? बिल्कुल, मैंने तसल्लीआमेज़ लहजे में कहा और फिर तहकमाना अंदाज में इजाफा किया। हवलदार से कहो कि मास्टर भट्टी को लेकर मेरे पास आ जाए। जी मलिक साहब। कांस्टेबल नजीब ने मुझे सलाम किया और कमरे से निकल गया। थोड़ी ही देर के बाद हवलदार अय्यूब मास्टर भट्टी के साथ मेरे पास पहुंच गया। मास्टर की आंखें नींद की तलब के बाद सुर्ख हो रही थीं। लगता था बाजवा ने उसे एक लम्हे के लिए भी सोने नहीं दिया था। मैंने हवलदार को मुखातिब करते हुए पूछा, बाजवा, क्या खबरें हैं? तुम्हारी बात मास्टर जी की समझ में आई या नहीं? बाजवा ने नफी में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया, नहीं जनाब, ये अपनी बात पर डटा हुआ है कि साबरी को पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े से इसका दूर का भी वास्ता नहीं। मैंने मायने खेज अंदाज में हुंकारा भरा। मैं तो कहता हूँ जनाब कि हवलदार तजवीज़ देने वाले अंदाज में बोला, मास्टर की सच्चाई को नापने के लिए इसकी जल्द का लेबॉर्ट्री टेस्ट करवा ही डालें। लेबॉर्ट्री टेस्ट भी अपने वक्त पर ज़रूर होगा, मैंने मास्टर की आंखों में झांकते हुए कहा। इससे पहले एक और टेस्ट ज़रूरी है। कौन सा टेस्ट मलिक साहब? हवलदार सवालिया अंदाज में मुझे तकने लगा। मास्टर भट्टी ने भी उलझन ज़दा नज़र से मुझे देखा। मैंने बाजवा के सवाल को नज़रअंदाज करते हुए मास्टर भट्टी से दरियाफ्त किया, तुम्हारा लॉकेट कहाँ है मास्टर जी? लॉकेट? वो हैरत भरी नज़र से मुझे देखने लगा। वो सितारे की साख्त का चांदी का लॉकेट जिस पर सोने का पानी चढ़ा हुआ है। मैंने यकटुक उसकी आंखों में घूरते हुए कहा, जनाब, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? उसके अल्फाज से उलझन भरी हैरत मुतरश्शे थी। मैंने तो कभी कोई लॉकेट पहना ही नहीं। तुमने कभी लॉकेट पहना ही नहीं? उसके अल्फाज को दोहराते हुए मैंने मेज़ की दराज में से वो लॉकेट बरामद कर लिया जो कांस्टेबल नजीब। जनाब, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? उसके अल्फाज से उलझन भरी हैरत मुतरश्शे थी। मैंने तो कभी कोई लॉकेट पहना ही नहीं। तुमने कभी लॉकेट पहना ही नहीं? इसके अल्फाज को दोहराते हुए मैंने मेज़ की दराज में से वो लॉकेट बरामद कर लिया जो कांस्टेबल नजीब ने थोड़ी देर पहले मुझे दिया था। मैंने मज़कूरा लॉकेट को मास्टर भट्टी की आंखों के सामने लहराते हुए पूछा, इस लॉकेट को पहचानते हो? जी नहीं, उसने नफी में गर्दन हिला दी। क्या ये तुम्हारा नहीं है? मैंने कड़े लहजे में सवाल किया। बिल्कुल नहीं जनाब, वो खासे मजबूत लहजे में बोला। तो फिर ये मकतूला साबरी का होगा, मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा। ये लॉकेट इन्हीं झाड़ियों के अंदर से मिला था जहां मकतूला साबरी की लाश पड़ी हुई थी। यह कातिल या मकतूला में से ही किसी का हो सकता है। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता जनाब, वो मिन्नतरेज लहजे में बोला। मैंने खुद कभी लॉकेट नहीं पहना और ये लॉकेट साबरी का है या नहीं मुझे इसका भी कोई इल्म नहीं है। ठीक है, मैंने पुरसोच अंदाज में कहा, जब तक इस लॉकेट का मुअम्मा हल नहीं हो जाता तुम सरकारी मेहमान की हैसियत से मेरे थाने की हवालात में मुकीम रहोगे और मुतमईन रहो कि इस क़याम के दौरान में तुम्हारे साथ कोई ज़्यादती नहीं होगी। और जनाब, हवलदार ने मेरी तरफ देखते हुए पूछा, वो लेबॉर्ट्री टेस्ट? इसके बारे में मैं बाद में फैसला करूँगा, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। अभी तो मैं वज़ीराबाद जा रहा हूँ। अगर ये लॉकेट मकतूला साबरी का है तो इसकी माँ आसिया इसकी तस्दीक कर सकती है। मैंने लम्हाती तवक्कुफ़ करके एक गहरी सांस ली और फिर मायना खेज अंदाज में मास्टर भट्टी की तरफ देखते हुए कहा, मुझे वहाँ वज़ीराबाद में और भी एक दो ज़रूरी काम है। सुना है कि इनायत हुसैन किरियाना फरोश थे। मास्टर भट्टी की बड़ी गहरी दोस्ती है। मैं इससे एक भरपूर मुलाकात करना चाहता हूँ।
मास्टर आरिफ ने चौंक कर मेरी तरफ देखा, ताहम वो कुछ बोला नहीं। हवलदार ने भी कोई तबसरा करना जरूरी नहीं समझा और ये कहते हुए मास्टर को मेरे कमरे से ले गया। मलिक साहब, मैं आपके लिए टांगे वगैरह का बंदोबस्त करता हूँ। ये सच है कि मैं वजीराबाद नामी इस छोटे से गांव में मास्टर भट्टी के वाहिद ताल्लुकदार इनायत हुसैन को टटोलने का पूरा इरादा रखता था और लॉकेट के हवाले से आसिया से तस्दीक बहुत ज़रूरी थी। ताहम वजीराबाद जाने का मेरा बुनियादी मकसद मास्टर भट्टी के घर की तसल्ली बख्श अंदाज में तलाशी लेना थी। गुज़िश्ता रात तारीकी और लालटेन की मलकजी रोशनी के बायस मैंने तलाई जेवरात की तलाश में जो भी कार्रवाई की थी उससे मैं मुतमईन नहीं था। मैंने इसके मकान को ताला लगाकर चाबी अपनी जेब में रख ली थी। मास्टर भट्टी की खाना तलाशी, आसिया से सितारे वाले लॉकेट के हवाले से इस्तफसार, इनायत हुसैन किरियाना फरोश से पूछगछ के अलावा मुझे परवेज फल फरोश की भी खबर लेना थी कि वो अभी तक शेखुपुरा से अपनी बीवी रानी को लेकर वापस क्यों नहीं आया। रानी वजीराबाद की वो वाहिद औरत थी जो मकतूला साबरी के खुफिया मामलात के बारे में मालूमात फराहम कर सकती थी। जब मैं कांस्टेबल नजीब के साथ वजीराबाद में दाखिल हुआ तो सामने से मुझे परवेज फल फरोश आता हुआ दिखाई दिया, जिसकी नज़र भी मुझ पर पड़ गई थी। मैंने कोचवान से टांगा रोकने के लिए कहा। परवेज तेज तेज कदम चलते हुए मेरे टांगे के नज़दीक आ गया और इज़्तिरारी लहजे में बोला, थानेदार साहब, अच्छा हुआ आप खुद ही यहाँ आ गए। अगर खुद ही यहाँ नहीं आता तो क्या बुरा हो जाता। मैंने उसके चेहरे पर निगाह गाड़ते हुए सवाल किया। वो जी, वो मैं आपको बुलाने ही जा रहा था, वो जल्दी से बोला। मगर तुम्हें तो अपनी बीवी रानी के साथ मेरे पास आना था। मैंने घूर कर उसकी तरफ देखा। वो कहाँ है? वो तो चलने फिरने के काबिल नहीं, उसने बताया, इसीलिए तो मैं अकेला ही आपको बुलाने जा रहा था। रानी चलने फिरने के काबिल नहीं? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या उसके पाँव में मेहंदी लगी है? मेहंदी नहीं जनाब, बेसन का लेप लगा है, उसने बताया। बेसन का लेप? मैंने उलझन भरे अंदाज में पूछा। तुम कहना क्या चाह रहे हो? जनाब, मैं कल रात को रानी के साथ यहाँ पहुँचा था, वो वजाहत करते हुए बोला। यही सोचा था कि सुबह रानी को लेकर आपके पास थाने आऊँगा, मगर इंसान जो सोचता है ज़रूरी नहीं कि वो पूरा भी हो जाए, उसने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा। आज सुबह नहाने के लिए पानी गर्म कर रही थी कि खोलते हुए पानी वाली देगची उसके पाँव पर गिर गई। दोनों पाँव की खाल बुरी तरह मुतासिर हुई है। फौरी तौर पर जले हुए पाँव पर बेसन का लेप कर दिया गया है। ये है सारी कहानी। बेसन का लेप करके तुमने अक्लमंदी का सबूत दिया है, मैंने पुरमाइनी अंदाज में गर्दन हिलाई। ठीक है, रानी से मुलाकात के लिए पहले तुम्हारे घर ही चलते हैं। रानी मकतूला साबरा की राजदार सहेली थी और पड़ोसन भी। चंद मिनट बाद रानी के पास मौजूद था। इसकी उम्र 25 और 30 साल के दरमियान रही होगी। वो पुरकशिश नकूश की मालिक एक जाज़िब नज़र औरत थी। मैंने रस्मी अलग सलग के बाद हमदर्दी भरे लहजे में कहा, रानी, मुझे तुम्हारे साथ पेश आने वाले वाक़यात का दोहरा अफसोस है। एक तो तुम्हारी अजीज सहेली को किसी वहशी दरिंदे ने अपनी हविस का निशाना बनाने के बाद मौत के घाट उतार दिया और दूसरे तुम्हारे पाँव जल गए। पाँव जले हैं तो चंद दिन में ठीक भी हो जाएंगे थानेदार साहब, वो भर्राई हुई आवाज़ में बोली। लेकिन मुझे साबरी की मौत का बड़ा दुख है। दुख होना भी चाहिए, मैंने तायीदी अंदाज में गर्दन हिलाई। यकीनन तुम्हारी अव्वलीन ख्वाहिश यही होगी कि जल्द से जल्द साबरी के कातिल को गिरफ्तार करके इबरतनाक सज़ा दिलवाऊं। जी, मेरा दिल तो यही चाहता है, वो ठोस लहजे में बोली। रानी, ये इसी सूरत मुमकिन है जब तुम मेरे साथ ताउन करोगी, मैंने नरमी से कहा। तुम्हारी मदद के बगैर मैं साबरी के कातिल तक नहीं पहुंच सकता। मैं भला ताउन क्यों नहीं करूंगी, वो ठहरे हुए अंदाज में बोली। बताएं, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैं इस बंदे का नाम जानना चाहता हूँ, मैंने बराह रास्त रानी की आंखों में देखते हुए कहा, जिसके साथ साबरी मोहब्बत की पींगें बढ़ा रही थी। जब तक वो शख्स सामने नहीं आएगा, साबरी के कातिल तक रसाई नहीं हो सकेगी। जी, वो जुज़बुज़ होते हुए बोली। क्या वो? मैंने कतरे सख्त लहजे में इस्तफसार किया। वो हनीफू से प्यार करती थी, फिर आखिर उसने कह ही दिया।
اس کے انکشاف نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے اضطراری انداز میں دریافت کیا، تم فضل کمار کے بیٹے حنیفو کی بات کر رہی ہو نا؟ جی جی وہی، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو چاہتے تھے۔ حنیف عرف حنیفو وہ واحد نوجوان تھا جو گاؤں میں موجود نہیں تھا۔ میری اطلاعات کے مطابق حنیفو 12 جنوری کو اپنی خالہ سے ملنے لاہور گیا تھا اور ابھی تک اس کی واپسی نہیں ہوئی تھی، جبکہ صابری کو پیش آنے والا واقعہ 14 اور 15 جنوری کی درمیانی شب کا تھا۔ ایک فوری خیال کے تحت میں نے اپنی جیب میں سے ستارہ شکل کا وہ لاکٹ نکالا اور رانی کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے سوال کیا، کیا تم اس لاکٹ کو پہچانتی ہو؟ لاکٹ پر نگاہ پڑتے ہی وہ چونک اٹھی تھی۔ میرے سوال کے جواب میں وہ جلدی سے بولی، یہ لاکٹ تو حنیفو کا ہے، میں نے کئی مرتبہ اس کے گلے میں دیکھا ہے، آپ کو یہ کہاں سے ملا؟ انہی جھاڑیوں میں سے جہاں صابری کی لاش پڑی تھی، میں نے جواب دیا۔ اوہ! وہ ایک گہری سانس خارج کر کر رہ گئی۔ میں نے بڑے اعتماد سے کہا، اس لاکٹ کی جھاڑیوں میں موجودگی سے پتہ چلتا ہے کہ 14 اور 15 جنوری کی درمیانی رات حنیفو موضع وزیر آباد آیا تھا۔ اس نے جھاڑیوں میں صابری کو آنے کا کہہ رکھا تھا۔ وہ صابری کو اپنے ساتھ بھگا کے لے جانا چاہتا تھا۔ صابری اسی قسم کی تیاری کے ساتھ گھر سے نکلی تھی۔ اس کے بعد جھاڑیوں کے اندر کیا واقعہ پیش آیا، اس کی تفصیل میں حنیفو کمار کی زبانی سنوں گا۔ بہرحال میں لمحے بھر کو رکا، ایک بوجھل سانس خارج کی اور پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، رانی، تمہارے تعاون کا بہت بہت شکریہ۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تم آرام کرو، میں چلتا ہوں۔ میرے تجزیے نے اسے بری طرح الجھا دیا تھا۔ وہ نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولی، صابری اکثر یہ تو ذکر کیا کرتی تھی کہ حنیفو اسے لاہور شہر میں رکھنے کی باتیں کرتا ہے، لیکن انہوں نے گاؤں سے بھاگنے کا منصوبہ بنا رکھا تھا، اس بات کی مجھے کوئی خبر نہیں۔ مجھے تمہاری بات کا یقین ہے رانی، میں نے معتدل انداز میں کہا، تم اپنے ذہن کو بلا وجہ الجھانے کی کوشش نہ کرو۔ ممکن ہے کہ حنیفو نے صابری کو سختی سے منع کر رکھا ہو کہ فرار کے منصوبے کی کسی کو بھنک نہیں پڑنی چاہیے۔ وہ متذبذب نظر سے مجھے تکنے لگی۔ میں رانی کے گھر سے نکل کر آسیہ کے پاس آیا اور اسے تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا۔ پھر میں سیدھا فضلو کمار کے گھر پہنچ گیا۔ فضلو اور اس کے گھر کے دیگر افراد کا متعلقہ اور متفقہ بیان یہی تھا کہ حنیفو 12 جنوری کو اپنی خالہ سے ملنے لاہور گیا تھا اور ابھی تک واپس نہیں آیا۔ انہوں نے لاکٹ کے حوالے سے تصدیق کر دی تھی کہ وہ ہر وقت حنیفو کے گلے میں رہتا تھا۔ میں نے ان لوگوں سے حنیفو کی لاہور والی خالہ رشیدہ کے گھر کا پتہ لے لیا اور ان الفاظ کے ساتھ وہاں سے واپس آ گیا، تم سب لوگ مل کر دعا کرو کہ حنیفو 14 یا 15 جنوری کی درمیانی رات وزیر آباد نہ آیا ہو، ورنہ اس کا ذکر خیر نہیں۔ حنیفو کے حوالے سے جو سنسنی خیز معلومات مجھے حاصل ہو چکی تھیں، ان کا تقاضا یہی تھا کہ میں پہلی فرصت میں اس کی گردن ناپنے لاہور روانہ ہو جاؤں۔ میں نے عنایت حسین کریانہ فروش سے ماسٹر عارف بھٹی کے مکان کی تلاشی کا پروگرام فی الحال مؤخر کر دیا اور اسی روز دوپہر کے بعد پوری تیاری کے ساتھ لاہور جانے والی بس پر میں سوار ہو گیا۔ دریائے راوی کے کنارے پر آباد شاد درہ اس زمانے میں ایک چھوٹا سا محلہ ہوا کرتا تھا۔ آج کل تو یہ طول و عرض میں دور دور تک پھیل چکا ہے۔ مغرب سے تھوڑی دیر پہلے میں شاد درہ میں تھا۔ میں نے سب سے پہلے متعلقہ تھانے جا کر تھانہ انچارج کو اپنی آمد کی غرض و غایت سے آگاہ کیا۔ تھانہ انچارج نے اپنے مکمل تعاون کا نہ صرف مجھے یقین دلایا بلکہ ایک سادہ لباس پولیس اہلکار کو میرے ساتھ جانے کا حکم بھی دے دیا۔ میں خود بھی اس وقت عوامی لباس میں تھا۔ حنیفو کی گرفتاری میں مجھے کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ جب ہم لوگ حنیفو کی خالہ رشیدہ کے گھر پہنچے تو افراد خانہ رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ میں نے فوراً حنیفو کو ہتھکڑی پہنا دی۔ حنیفو کی خالہ اور خالو اس بات پر حیران بلکہ معترض تھے کہ میں ان کے بھانجے کو کیوں گرفتار کر رہا ہوں۔ جب میں نے انہیں صورتحال سے آگاہ کیا تو انہیں یقین ہی نہیں آیا۔ میرے ایک سوال کے جواب میں جب انہوں نے یہ انکشاف کیا
کہ حنیفو 15 जनवरी की दोपहर इनके पास पहुंचा था, तो हनीफू के मुजरिम होने में किसी शक को शुबे की गुंजाइश नहीं रही। वो वजीराबाद से 12 जनवरी का निकला हुआ था ताकि साबरी के कत्ल के हवाले से इसकी तरफ किसी का ध्यान न जाए। इसने खासी चालाकी दिखाई थी, लेकिन इसकी चाल कामयाब न हो सकी। इब्तिदाई तफ्तीश शाहदर्रा के थाने में हुई, फिर मैं इसे अपने साथ लेकर आधी रात के वक्त थाने पहुंच गया। गिरफ्तारी के वक्त ही हनीफू की हालत ऐसी हो गई थी कि उसकी एक एक हरकत से उसका जुर्म टपक रहा था, लिहाजा थाने आकर मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ी। वैसे भी जब कोई मुजरिम अपने जुर्म के सबूत के साथ पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है तो फिर इसके पास इकबाली जुर्म के सिवा कोई चारा नहीं रहता। हनीफू ने भी रात 2 बजे ज़बान खोल दी। मैंने फ़ौरन उसका इकबाली बयान कलमबंद कर लिया। यहाँ पर मैं इसके बयान का खुलासा पेश करता हूँ। इस खबीस आवारागर्द हनीफू की नीयत में इब्तिदा ही से फतूर था, इसलिए वो 12 जनवरी को वजीराबाद से निकल गया था ताकि साबरी को पेश आने वाले वाक़ये के हवाले से किसी का इसकी तरफ ध्यान न जाए। ये 2 दिन उसने इधर उधर घूम फिर कर गुजार लिए थे और फिर वारदात के बाद वो लाहौर रवाना हो गया था। वो साबरी को मोहब्बत के झूठे ख्वाब दिखाकर यहाँ तक ले आया था कि वो इसकी खातिर घर से फरार होने के लिए तैयार हो गई थी। इस अय्यार ने फरार का मंसूबा ऐसे वक्त में बनाया था जब साबरी की अजीज़ा जान सहेली रानी गांव में मौजूद नहीं थी। इसे इस अमर का खदशा था कि इन वक्त पर रानी कोई भी गड़बड़ कर सकती थी। बहरहाल मंसूबे के मुताबिक जब साबरी झाड़ियों में पहुंची तो हनीफू ने इसे इस काम के लिए राज़ी करने की कोशिश की जिससे इसकी हविस की तकमील होती। साबरी इसका मुतालबा सुनकर हत्थे से उखड़ गई। इसे हैरत हुई कि इसका महबूब किस किस्म की ख्वाहिश का इजहार कर रहा है। हनीफू ने तलाई ज़ेवरात पर तो हाथ साफ करना ही था, मगर वो साबरी के वजूद से भी मुस्तफ़ीद होना चाहता था। जब उसने साबरी को बिदकते हुए देखा और वो इसे छोड़कर वापस जाने लगी तो हनीफू को अपना मंसूबा खाक में मिलता नजर आया। साबरी की वापसी से इसकी असलियत का भांडा फूट जाता और ये इसे किसी कीमत पर मंजूर नहीं था, लिहाजा उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए साबरी को बेबस कर दिया। साबरी ने मज़ाहमत में अपने हाथों का इस्तेमाल किया और हनीफू की गर्दन पर उसके नाखूनों ने चित्रकारी कर दी। मैं इस बात का जिक्र करना भूल गया कि हनीफू की उंगलियों पर भी नाखूनों के खरोंचों के निशानात पाए गए थे और गर्दन पर भी, जिन पर अब खुरन आ चुका था। अपनी हविस की तकमील के बाद हनीफू साबरी को जिंदा छोड़ने का खतरा मोल नहीं ले सकता था, चुनांचे उसने साबरी का गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया और तलाई ज़ेवरात समेट कर चाय वकुआ से 9-11 हो गया। जब मैंने इससे मज़कूरा तलाई ज़ेवरात की बाबत सवाल किया तो उसने बताया कि इन ज़ेवरात को उसने मोम जामे में अच्छी तरह लपेटकर नाले के किनारे एक जगह ज़मीन में दबा दिया था ताकि जब साबरी के बहिमाना कत्ल का मामला ठंडा पड़ जाए तो वो इत्मीनान से इन ज़ेवरात को निकालकर लाहौर के किसी सुनार के हाथ फरोख्त करके रकम खरी कर ले। झाड़ियों के इख्तिताम पर पानी का एक नाला रवां तवां था। तलाई ज़ेवरात को हनीफू ने इसी नाले के किनारे दरख्तों के नीचे ज़मीन में दबाया था। मैंने इसकी निशानदही पर मज़कूरा ज़ेवरात को बरामद कर लिया। आसिया के ज़ेवरात तो मिल गए, मगर इसकी अकलौती बेटी साबरी इससे हमेशा हमेशा के लिए छिन गई। साबरी को बर्बाद करके मौत के घाट उतारने वाला शख्स मेरे कब्जे में आ चुका था, लिहाजा इसे एक इबरतनाक अंजाम से दो चार करना मुझ पर लाजिम था। मैंने हनीफ उर्फ हनीफू कुम्हार नामी इस जगादरी के खिलाफ बड़ा सख्त चालान तैयार करके इसे अदालत के हवाले कर दिया। कोई 1 साल तक ये मुकदमा चलता रहा, फिर हनीफू अदालत से सजाए मौत पाकर जेल चला गया। आखिर में मैं इन तमाम नौजवान लड़कियों को ये नसीहत करूँगा जो किसी न किसी अंदाज में प्यार और मोहब्बत के खेल में मसरूफ़ हैं, इन्हें पहली फुर्सत में बिला खौफ व ख़तर अपने वालिदैन को इस मामला से आगाह कर देना चाहिए। वो नाराज़ हो जाएंगे और डांट डपट करेंगे और हद से गुजर गए तो जान ले लेंगे, परवाह न करें, क्योंकि अपना अगर मारता है तो मारकर साए में फेंकता है। महबूब के हाथों धोखा खाने वाली लड़कियों का अंजाम साबरी जैसा होता है
اور ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ کسی محبوب کے چہرے پر یہ نہیں لکھا ہوتا کہ وہ کوئی حنیفو جیسا جگادری ہے یا عاشق صادق۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں نے ماسٹر عارف بھٹی کو اسی روز بے حد معذرت کے ساتھ تھانے سے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ بوقت رخصت اس کے چہرے پر متضاد تاثرات تھے۔ ایک ملزم کی حیثیت سے تھانے کے حوالات میں اس نے جو وقت گزارا تھا، اس کی کوفت اس کے چہرے اور آنکھوں میں خویدہ تھی۔ اس کے ساتھ ہی انہی آنکھوں میں اور چہرے پر باعزت رہائی کی خوشی بھی دیکھی جا سکتی تھی۔ وہ بیٹھے بٹھائے ایک مصیبت میں آ گیا تھا۔ بعد ازاں جب ماسٹر بھٹی سے میری قدرے بے تکلفی ہو گئی تو میں نے اس کی جداگانہ طرز زندگی کے بارے میں بھی کریدا تھا۔ کچھ اعتراض، کچھ ہچکچاہٹ کے بعد اس نے مجھے اپنے جیون کی منفرد کہانی سنا ڈالی تھی، اس وعدے کے ساتھ کہ میں اس کی کہانی کو آگے نہیں بڑھاؤں گا۔ سو میں اس سلسلے میں لب کشائی نہیں کر سکتا۔ عارف بھٹی سے کیا ہوا وعدہ نبھانا مجھ پر لازم ہے۔